पिनाका की टंकार हो या सृष्टि का संगीत, कच्छपी वृत्ति महती की मधुर ध्वनि, महानंदा सम्मोहनी की मधुर ध्वनि जो गूंजे हर हृदय में, वो है भारत ध्वनि। हर इतवार शाम 5 से 7 बजे। 20 वर्ष पहले आरती पाठक इकोनॉमिक्स पढ़ाया करती थी, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज को सेंट विंसेंट कॉलेज पुणे में। फिर उन्होंने लिखना आरंभ किया और लिखती ही चली गई। उनके आर्टिकल्स बहुत सी मैगज़ीन्स, वेबसाइट्स में और एंथोलॉजीज़ में घर कर चुके हैं। और उन्होंने वेस्टलैंड के लिए चिकन सूप फॉर द सोल टीन टॉक ग्रोइंग अप भी कंपाइल की थी। और सल्यूट टू द इंडियन सोल्जर में उनका वर्षों तक ट्रैवल कॉलम रहा। वो एक रिलेशनशिप वेबसाइट की सीईओ रह चुकी हैं। लैंग्वेज करी नाम के एक LMS की कंटेंट एंड कम्युनिकेशंस भी उन्होंने संभाली है। एंड आज वो अभी हमारे साथ फ़ोन पर जुड़ गई हैं। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार आरती जी। नमस्कार, नमस्कार आपको। कैसी हैं? बिल्कुल बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर लवली शो। You are most welcome and very very kind of you to accept so politely and humbly every single time. बहुत आपको आभार आपका। तो आरती जी, सबसे पहले तो आपको ढेरों बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और आपकी 3 महीने में 3rd प्रिंट पे जा चुकी है आपकी पुस्तक। जी जी, थैंक यू सो मच। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो उसे मस्ट रीड डिक्लेयर किया है। तो जी जी, तो आरती जी, आप ही बताइए कि हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, ये पुस्तक क्या है। और कृपया बताइए अपनी जर्नी के बारे में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका बैकग्राउंड है और आप पहली बार तो जुड़ नहीं रहे हो हमारे कार्यक्रम से। जी जी, पिछली बार हमने किसी और विषय पे बात की थी और अंत में मैंने बताया था कि एक मैं पुस्तक पे काम कर रही हूँ। जी, वही पुस्तक है, ये आज पब्लिश हो चुकी है, आ गई है। इसका नाम है ट्रिपल नेगेटिव। जी। एंड इस बुक में मैंने अपने जीवन के 1.5-2 वर्षों के बारे में लिखा है। इट्स मेमोir। ओके। एंड 2021 में मुझे पता चला था कि मुझे कैंसर है। एंड उस कैंसर से जूझने का, लड़ने का और फिर उभर के बाहर आने का, वो पूरा का पूरा मेरा एक्सपीरियंस इस बुक में है। एंड थोड़ी अलग ये बुक इसलिए है क्योंकि ये वही समय था जब अचानक से मेरी माँ का भी निधन हुआ था। जी। तो मैं दोनों चीजें एक साथ बैटल कर रही थी। एक तो ग्रीफ मामा के जाने का, एंड ऑफ कोर्स कैंसर ट्रीटमेंट जो बहुत अग्रेसिव होती है। जी। तो जी। चैलेंजिंग था, बट मैंने देखा कि हमें टूटने की आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं जब सब लगता है द्वार बंद है, हम थोड़ा ध्यान दें तो कहीं ना कहीं कुछ छोटा, एक नया कहीं पे मार्ग खुल जाता है। जी। तो वो मुझे अच्छा लगा। एंड फिर ये सब पूरा शुरू से अंत तक इस बुक में है। राइट। तो आरती जी, पहले ये बताइए कि ये तो बहुत आपने मेमोir बताया और इतनी बड़ी डायग्नोसिस, द C वर्ड, इसको बहुत बहुत बड़ी जंग होती है। और ये आपने सबसे पहले ये बताइए कि जब आपको पता लगा तो आपका पहला रिएक्शन याद है आपको? जी जी, बिल्कुल याद है। डॉक्टर्स के बताने से 2-3 सप्ताह पहले ही मुझे पता चल गया था, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर था और मुझे गांठ खुद ही मिल गई थी। और किसी इंट्यूशन कारण मैं समझ गई थी कि ये कुछ ऐसी वैसी गांठ नहीं है जो चली जाएगी, ये कैंसर है और मुझे इसकी पूरी ट्रीटमेंट से गुजरना होगा। मेरा रिएक्शन उस टाइम बहुत नॉर्मल था, जैसे कि पता चले कि बस मिस हो गई है या आज स्टाफ काम पे नहीं आने वाला है। फॉर सम रीजन आई वॉज वेरी नॉर्मल, मुझे कोई शॉक नहीं लगा। एंड जब डॉक्टर्स ने बताया तो भी मैं नॉर्मल ही थी, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था। इट इज ऑल इंट्यूशन। राइट। और शायद आपकी माता जी का निधन भी उसमें कुछ, क्यों आप मैं उसी के ऑलरेडी, शॉक में थी हाँ एक्चुअली। जी, मैं उस उसी ग्रीफ से से बाहर आप नहीं आई थी। ऑलरेडी। जी 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 जी। जी, इसीलिए ये सब एकदम साइड पे चल रहा था, मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा था उस ओर। जी।
आरती जी, आप जो आप कह रहे थे ना, आप पिछली बार आए थे प्रोग्राम पे, हम लोग ने पेरेंटिंग पे बात करी थी, अगर आपको याद हो तो। जी जी जी। और वो बहुत लोगों ने बहुत पसंद किया था, और हमारे जो थैंक यू इतने सो इतने हमारे लिसनर्स इतने अस्ट्यूट हैं, और सबने बहुत आपको बहुत सराहा था आपके काम को, और आज आप जुड़े हो तो उसके लिए एक बार फिर से आपको धन्यवाद करती हूँ। ये आप बताएं थैंक यू। कि आरती जी, ये आपको इस पुस्तक को, चूंकि कि आप अपने ही बारे में लिख रहे थे, तो लोग कहते हैं कि ऐसा मानना जाता है कि जब अपने बारे में कुछ लिखो तो बहुत आसान होता है। आपको कैसा लगा? तो एक तरह से आसान भी था, ये सही है, जी और कठिन भी था। मैं बताती हूँ क्यों। एक तो मुझे कहीं पे रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि ये मेरी आत्मकथा है। मुझे पता है मेरे साथ क्या बीता है, मुझे क्या उस समय विचार आ रहे थे, कहाँ मुझे डर लग रहा था, कहाँ बहुत लग रहा था कि मैं हार रही हूँ, फिर कैसे लगा कि हारने की आवश्यकता नहीं है, लड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो वो सारा का सारा मेरे पास था। कठिनाई कहाँ आती है मैं बताती हूँ, कम से कम मुझे कहाँ पे आई। पहली बात, मुझे सब कुछ पता था अपने 2 वर्षों के बारे में। अब इतना सारा एक छोटी सी बुक में कैसे डालें, जी क्योंकि सब कुछ रीडर को बताएंगे तो वो बोर हो जाएगा। बुक को रीडेबल भी होना चाहिए। तो एज अ राइटर मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ा था कि क्या क्या डालें और क्या क्या ना डालें विदाउट टेकिंग अवे फ्रॉम द स्टोरी। राइट। तो वो बैलेंस बनाना थोड़ा मुश्किल था कि ऐसा भी नहीं हो कि मैंने आधी बातें बताई नहीं तो फिर उनको आधी कहानी पता चल रही है। तो सब कुछ बताओ, और उसको बहुत डिटेल में भी ना बताते हुए ऐसे बताओ कि रीडर समझ जाए द डेप्थ ऑफ एवरी सिचुएशन। वो थोड़ा राइटिंग में ट्रिकी था मेरे लिए। एंड दूसरा, ये पूरी जर्नी बहुत इमोशनल थी, बहुत पर्सनल थी। तो इतना सब कुछ अपना पर्सनल सबको बता देना, मुझे लगा था एक दो बारी कि मैं अपना शेयर करूं सबके साथ कि नहीं, मैं फिर इस जर्नी ने मुझे फियरलेस बना दिया था। आई हैड लॉस्ट द फियर ऑफ डेथ, आई हैड लॉस्ट द फियर ऑफ जजमेंट, एंड आई हैड गेन्ड द करेज टू बी एज ऑनेस्ट एज आई कैन। तो फिर मैंने कहा छोड़ो ओवर थिंकिंग। जो मेरी बुक है, जो मेरी कहानी है, जैसी है, मैं 100% ऑनेस्टी के साथ बताऊंगी, और जिन रीडर्स को इस कहानी की आवश्यकता है ये वहां तक पहुंचेगी। ये सोच के मैंने लिखा, और वैसा ही हो रहा है। जहां जहां जिसको थोड़ी थोड़ी हिम्मत की आवश्यकता है, ये पुस्तक वहां वहां जा रही है। जी इसलिए मुझे नाम मिले हो या ना मिला हो, मुझे लोगों का प्रेम मिल रहा है, विच मेरे लिए तो वो बहुत कीमती है। जी जी, वो किसी के लिए भी होगा आरती जी। आपने इतनी मेहनत करी है तो मेहनत तो रंग लाती ही है। आरती जी, आपने इतना ये सब बता के ना, आपने 3 प्रश्न हमारे कैंसिल कर दिए। अच्छा। नहीं नहीं, बहुत सारे प्रश्न तो बहुत सारे। अच्छा, तो आपने कहा कि जो आपकी पुस्तक है वो रीडेबल भी होनी चाहिए, और जी इंटरेस्टिंग भी रहनी चाहिए, तारतम्य बना रहना जी चाहिए। तो आप कृपया ये शेयर करें कि जो हमारे श्रोता हैं उनको कृपया आप बताइए कि क्या आपने अपनी जो पूरी जो ट्रीटमेंट की जो जर्नी है वो बहुत डिटेल में शेयर करी है, या आपने कुछ हिस्से जो बहुत ही अधिक पर्सनल हैं या कोई और रीज़न की वजह से आपने शेयर नहीं करे? कृपया हमारे श्रोताओं को बताएं। तो ये जो कैंसर ट्रीटमेंट है, जी मेरे केस में था सबसे पहले सर्जरी, ओके उसके बाद 16 कीमो, और उसके बाद लास्ट में रेडिएशन, 19 रेडिएशन। सो मैंने ये सारे लिखे हैं, डिटेल में लिखे हैं, क्योंकि मैं रीडर को किसी टाइप का झूठ नहीं कहना चाहती थी कि मजे मजे में सब हो गया। तो जहां मुझे पता भी नहीं चला कि कुछ हुआ है, मैंने वो लिखा। अरे मुझे पता ही नहीं चला। जहां मुझे लगा कि मैं तड़प रही हूँ और अब प्राण ही शायद निकल जाए पीड़ा से, मैंने वो भी लिखा है। कहाँ मैं भ्रम में थी कि अरे रेडिएशन तो एक्सरे जैसा होता है, कुछ नहीं होगा, मैं ठीक रहूंगी, मैंने वो भी लिखा है कि ये मेरा भ्रम था। जो 19 जब रेडिएशन समाप्त हुए उसके पहले ही वो अच्छी तरह से टूट चुका था।
और फिर इस सब ट्रीटमेंट के बाद, जब कैंसर से हमने डील कर लिया है, उसके बाद हमको कैंसर ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट से डील करना होता है, मैंने वो भी लिखा है। तो सब कुछ है इसमें, पूर्णतः सत्य इस बुक में जो मेरा है इसमें है। जी। तो अब ये बताइए कि अगर हम ये पुस्तक अगर हम पढ़ना चाहें तो ये आप कैसे इसको देखते हो? इसको कैसे जो एक रीडर है वो आपकी पुस्तक को क्यों क्यों कर पढ़ेगा? अम, तो मैं पहले ऐसी पुस्तकें पढ़ती नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता था हम ऑलरेडी अपने लाइफ में इतनी चीजों से जूझ रहे हैं, तो अब उस पे कैंसर, डिप्रेशन, ग्रीफ, लूजिंग समवन, उन सब के ऊपर कोई क्यों पढ़े। और यही इसी कारण से मैंने अपनी बुक को अलग शैली में लिखा है। तो आरंभ में मैंने लिखा है कि ये हुआ, जी। और उस भाग से सब लोग रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि सबको अगर कैंसर नहीं भी हुआ हो, सबने अपने ममा को या अपने किसी लव्ड वन को नहीं भी खोया हो, लेकिन दुख सबने देखा है। अचानक से बहुत बुरा किसी के साथ या कुछ बहुत बड़ी बात किसी के जीवन में हो जाए, ये सबने देखा है। जी। लेकिन उसके बाद की कोई कहानी बताता ही नहीं है कि यस ये हो गया, पर उसके बाद हम उभर के आ सकते हैं। और इस पीड़ाजनक ये जो मेरा समय था 1 वर्ष का, उसमें कितने ही मेरे जीवन में सुंदर पल आए हैं, कितने ही चमत्कार हुए हैं, कितने ही सुंदर सुंदर लोग मेरे जीवन में आए, मेरा हाथ थाम के रहे, मैं एक क्षण के लिए भी अकेली नहीं रही। और बहुत सारे सबक जो मैंने इस स्टेज के पहले सीखे थे, वो यहाँ पे अप्लाई करने का मुझे चांस मिला। सबसे पहला सबक जो मैंने सीखा था कि हम जैसे करते हैं कि हम सब अपने आप करेंगे, हम किसी की सहायता नहीं लेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम अपने दुख किसी के साथ नहीं बांटेंगे, ऐसा ही हम सब अपना जीवन बिताते हैं ना। जी। पर यहाँ पे मैंने कहीं ना कहीं मुझे लगा कि आरती अब बहुत कुछ हो गया है, अगर तू किसी का हाथ थाम ले तो कोई बात नहीं है। अगर तेरे फ्रेंड्स या तेरे फैमिली या हस्बैंड एंड हीलर्स अगर आ रहे हैं तेरा सहयोग करने, और तुझे अगर लग रहा है कि ये सच में तेरे को बहुत हेल्प कर सकते हैं, तो उनको आने दे। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सबक था। और इसमें है कि मैंने जो जो मेरी फ्रेंड्स थी उन्होंने मेरे को ABCD हेल्प की, तो लोगों को भी ये पता चलेगा कि अरे हाँ, हम क्यों सब कुछ अकेले अकेले करने की होड़ में हैं? हम सबको हेल्प करने की कोशिश करते हैं, पर अगर कोई हमारे लिए हमारे कठिन समय पे आ रहा है तो उनको भी हमें आने देना चाहिए। तो ऐसे ऐसे जो जो मेरे अनुभव रहे वो सारे इसमें है। राइट। इतने ही समय पे हम खिलखिला के हंसे भी हैं, क्योंकि खुशियां भी हमारे पास आई हैं। तो स्टोरी का पार्ट 2 जानने के लिए लोगों को ये किताब पढ़नी चाहिए कि राइट। यस, जीवन में सफरिंग तो आएगी, उसके होते हुए भी हम संपूर्णतः अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं आनंदमय होकर भी। जी। और संयम से संयम से क्या नहीं पा सकते। जी। जी। तो आरती जी, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आपके पति और आपके बच्चों का क्या, बेटे का क्या क्या भूमिका रही उस, जब आप इतना जूझ रहे हो तन मन से? जी। तो आई थिंक मेन सहयोग आरंभ से अंत तक तो मेरे पति का ही था। जी। क्योंकि मुझे पता था वो मेरे साथ हैं, तो डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स में मेरे साथ रहेंगे, जब डर लगेगा तो वो मेरा हाथ थामेंगे, जब मैं पलंग से उठ नहीं पाऊंगी तो वो मेरे को सहारा देके बिठा देंगे ताकि मैं पानी पी सकूं। जहां मेरे को अपना डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट समझ नहीं आएगा वो समझाएंगे, या हम मिल के डॉक्टर से पूछेंगे। हर कीमो के लिए वो मुझे मेरे साथ गए, और वो पूरे समय मेरे साथ बैठे रहते थे, तो मैं कभी अकेली नहीं पड़ी। और बच्चे बहुत छोटे भी नहीं थे, बट बहुत बड़े भी नहीं थे, 13 और 11 वर्ष के थे। जी। बट मैंने देखा कि वो बड़े हो गए अचानक सुन के कैंसर के बारे में। जी। तो जैसे मैंने देखा कि अब मुझे सब संभालना ही है,
अपने ट्रीटमेंट का। तो मैं रोई वोई तो ऐसा कुछ किया नहीं था मैंने। जी। मैं बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो गई थी। ये ट्रीटमेंट होने से पहले जो जो काम निपटाने हैं वो निपटा लो, वगैरह वगैरह, रिसर्च जो करना है कर लो, कपड़े वपड़े देख लो सर्जरी के बाद वगैरह। जी। मेरे हस्बैंड भी काफी वही सब देख रहे थे कि हाउ टू बैलेंस, ऑफिस भी देखना है। कोविड का समय था तो घर पे भी काफी कुछ देखते थे, बच्चों को देखते थे, और मेरा हॉस्पिटल का तो था ही। जी। एंड मेरे हस्बैंड की मदर आई हुई थी, और उन्होंने भी देखा कि जैसे मेरी ताकत कम 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 होती जा रही है, उन्होंने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अधिक 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 संभालनी आरंभ की। तो वे अपने आसपास देख रहे थे कि घर के बड़े लोग जो अपने नॉर्मल दायरे से बहुत आगे जा जाके बहुत कुछ अपने आप को एक्सटेंड कर रहे हैं इमोशनली, फिजिकली। तो उन्होंने भी वही किया। और जैसे मैंने देखा है कि बच्चों के साथ एक मासूमियत होती है, वो ये मानते हैं कि उनकी मम्मा को कभी कुछ नहीं हो सकता, और वो इतनी प्योरिटी और इनोसेंस के साथ ये मानते हैं कि उनकी इनोसेंस ने मुझे भी ये विश्वास दिला दिया कि मेरा मुझे पता नहीं, पर इन इन बच्चों की माँ को कुछ नहीं हो सकता। इन बच्चों का विश्वास इतना अटल है। जी। तो आप ये तो कह रहे वैसे हो, रहा। एवरीवन रोज टू द ओकेजन। जी जी जी। जी। और परिवार का अर्थ क्या होता है, शायद आपने उसको नए सिरे से जाना होगा। जी जी जी। वैसे तो मतलब पहले प्रेगनेंसीज, डिलीवरीज, और कभी तबीयत ऊपर नीचे हो जाती है तो परिवार होता ही है। जी। बट वो तो चलो उस एक सप्ताह दो सप्ताह कुछ कुछ समय में खत्म हो जाती है प्रॉब्लम्स, पर ये बहुत लंबी चली और जी। सब पे बहुत भारी पड़ी। एक तो फिजिकल तो था ही, जी। एग्जर्शन सब पे, एंड बट उसके ऊपर उन सबको इमोशनल इम्पैक्ट भी हुआ होगा कि किसी के, उनके लव्ड वन को कैंसर है, एंड उसके बाद उनको और पीड़ा हुई होगी जब वो मुझे तड़पते हुए देखते थे। तो इजी नहीं था उनके लिए भी। जी। तो ये जो पुस्तक का जो शीर्षक है ट्रिपल नेगेटिव, इसका अर्थ बताएं कृपया। ये एक्चुअली मैं बताऊंगी नहीं, ये उनको बुक पढ़नी पड़ेगी तब पता चलेगा। चलिए ठीक, ये भी बढ़िया बात हुई। हाँ। जी जी जी। तो क्या आपने आपने अभी अपने पिछले उत्तर में आपने बताया कि जो आ रहा है जीवन में, हीलर्स आ रहे हैं, तो सबको वेलकम करो, जो भी संकेत मिल रहे हैं वो वेलकम करो। तो आपने क्या आपने जो नॉर्मल जो मेडिकल साइंस है वो आपने जी जी एलोपैथी, और आपने क्या कोई और भी उपचार किए, कोई और जी जी सहारे जी। भी लिए अपने? जी। तो सबसे पहले तो जैसे कि आपने एकदम सही बोला अबाउट एलोपैथी एंड मेडिसिन, जी। तो वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। जी। ये कैंसर है, एंड फिलहाल इसका क्योर केवल एलोपैथी में है। सो करेक्ट, मैं डॉक्टर्स के पास गई, पूरा ये जो मैंने बताया विस्तार में ट्रीटमेंट हुआ, जी। पर मुझे दो और चीजें चाहिए थी। एक, मुझे मन को शांत रखना था, एंड दूसरा, जो कैंसर ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स है उससे डे टू डे पे मुझे जूझना था। जी। तो पहले मैं आपको मन का बताती हूँ। मैंने उस उस समय मैंने प्राणायाम को पाया। मेरे बहुत फ्रेंड्स वर्षों से बोल रहे थे प्राणायाम प्राणायाम प्राणायाम, पर मैं उसको अवॉइड करती थी कि मुझे डर लगता था कि अगर मैंने प्राणायाम किया और मैं अपने अपने थॉट्स में गई तो मुझे वहां वहां भी जाना पड़ेगा जहां मुझे जाने से डर लगता है, और जो द्वार मैंने बंद कर दिए मुझे उनको भी खोल के वहां जाना पड़ेगा। तो मैं कभी प्राणायाम करती नहीं थी। और अब जब मेरे आसपास इतने सारे कारण थे कि मैं डर जाऊं, कि मुझे रोना आए, कि मेरा ध्यान ना लगे, मैंने पाया कि मेरे पास कोई डर था ही नहीं। तो मैंने निडर होकर एकदम शांति के साथ प्राणायाम का आरंभ किया। तो रोज सवेरे, ये तो कैंसर ट्रीटमेंट के आरंभ में ही मैंने आरंभ कर दिया था, मेरे पति और मैं बैठ के हम प्राणायाम करते थे। पहले नॉर्मल ब्रीदिंग, फिर अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी, कभी कभी शीतला अगर मेरे अंदर बहुत गर्मी हो रही है, एंड अंत में ओम, ओम चैंटिंग। और वो जो पल थे, सवेरे सवेरे सूर्योदय के समय, सर्दी में प्राणायाम करने के, और सूर्य की हल्की हल्की उगती किरणें जब मेरे चेहरे पे आके गिरती थी, उस समय मुझे कह सकते हैं कि ईश्वर का आभास हुआ। कि मेरा जीवन उस समय नरक समान मान लो, पर जो मेरा अनुभव था
वह स्वर्ग समान था। मुझे उस समय दिख रहा था कि जो मेरे अंदर आत्मा है, जो मेरे पति में आत्मा है, जो हम सब में आत्मा है, वह ईश्वर का अंश है। हम में कोई अलग अलग नहीं है, हम सब एक ही हैं। तो उस प्रकार से मेरा मन शांत रहा और भक्ति भाव मेरा बहुत प्रबल हो गया। मुझे लगता था कि ईश्वर मेरे साथ ही है, कि देवी माँ मुझे अपने हाथों में लेकर एकदम, जो मुझे अम, जिससे मुझे निकलना है वो तो मुझे निकलना है ही, पर जितना सहयोग मुझे मिल सकता है देवी माँ इंश्योर कर रहे हैं कि वो हर प्रकार से मुझे मिले। तो इस सब के साथ मेरा मन संपूर्णता से शांत था। मैंने एक भी ऐसा नहीं है रात जो मैं सोई नहीं हूँ। मैं आराम से शांति के साथ सोई। और किसी दिन दिन में तबीयत ठीक नहीं हो तो मैं दिन को भी चैन से सोई हूँ। ये कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट है सो पाना रात को चैन से। हाँ, वो एक्सट्रीम पेन, एक्सक्रूशिएटिंग पेन की वजह से बहुत पेन होता है, एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है, चिंताएं लगी रहती हैं, हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, ओवर वरी थिंकिंग। बट अब मैं उस स्थिति में आ गई थी कि समर्पण में हूँ, कि अब ईश्वर है, हमें देख रहे हैं, जो होगा आगे, चाहे हमें पृथ्वी पे लगेगा ये बुरा हो रहा है अच्छा हो रहा है, पर मेरी आत्मा की यात्रा के लिए जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। तो मेरा मन एकदम शांत हो गया था। जी। तो यहाँ प्राणायाम और भक्ति भाव ने मेरा मन शांत किया। और दूसरी ओर आया शरीर, जो कीमोथेरेपी ने जला दिया था, जो कैंसर की सर्जरी के बाद हील नहीं हुआ था, जो टाइम लगता है ना, बड़ी सर्जरी है, जी। और रेडिएशन से तो फिर और भी बर्न होता रहा। सो उन सब के लिए मैं सिंपल सिंपल ट्रीटमेंट्स ले रही थी। मेरी आयुर्वेदिक डॉक्टर ने मुझे एक घोटी बना के पीने को बोली थी, तो मैं रोज सवेरे उठ के कुछ जड़ी बूटियां लेके उनका घोट पीती थी, हरे रंग का। बहुत अच्छा था, इतना उसको ठंडे ठंडे को सुबह सुबह पियो, लगता था कि जितना नाश हुआ है शरीर में कीमो से वो सारा अब शांत हो रहा है। जहां भी वो चिंगारियां सुलग रही है वो शांत हो रही है। और आयुर्वेद का साथ तब तो था ही, पर आज भी मैं आयुर्वेद का बहुत साथ ले रही हूँ, क्योंकि जो कीमो के साइड इफेक्ट्स हैं वो आते ही रहते हैं। अभी 2021 का था, 2025 समाप्त हो रही है, अभी भी मेरे को कीमो के साइड इफेक्ट्स हैं। तो हर अलग अलग महीने में अलग अलग टाइप के साइड इफेक्ट्स आते हैं, तो मैं उनको अलग अलग उपायों से हैंडल करती हूँ, आयुर्वेदिक उपायों से। जी। एंड दूसरी चीज जो थोड़ा सा मैं कीमो के समय नहीं कर पाई पर अब ठीक से कर पा रही हूँ, वो है योगा। जी। तो जो शरीर ऑलमोस्ट टूट रहा होता है, मेरे को चलना भी मुश्किल था, पर अब मैं दौड़ भी सकती हूँ, वो इसलिए है क्योंकि मैंने बहुत प्रेम से, बहुत श्रद्धा से योगा को अपनाया। तो दोनों का मैंने सहयोग लिया है, एक तो इंडिक नॉलेज सिस्टम्स, आयुर्वेद, प्राणायाम, योगा, भक्ति, एंड दूसरी ओर मेडिसिन। जी। 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 तो इसी से एक जी जुड़ा हुआ प्रश्न है कि आप अगर अगर देना हो अगर आप श्रेय दें तो आप किसको श्रेय देंगी? दोनों को बराबर श्रेय देंगी या आप हाँ जी, या उसको हमको आज मैं कंपेयर भी नहीं करना चाहिए? जी। एक्चुअली आज मैं जीवित हूँ, जी। वो इसलिए कि मेडिसिन थी मेरे पास, कीमो ट्रीटमेंट्स एंड वो सब थे, क्योंकि जिस प्रकार का वो कैंसर था वो बहुत अग्रेसिव और फास्ट था, तो आज मैं होती भी नहीं। मुझे जीवन दान मेडिसिन ने दिया है, और उस जीवन को संपूर्णता के साथ आनंदमय होकर जीने का मार्ग मुझे इंडिक नॉलेज सिस्टम्स ने दिया है। ओके। जी। तो आपकी ये जो होलसम अप्रोच है, इसका श्रेय आप किसको देते हो? आपको स्वयं ये बात समझ में आई या आपके परिवार या मित्रगणों ने, आप लोग मित्रजनों ने आपको ये राह दिखाई? मैं कह सकती हूँ कि मेरे जीवन का समय जो था ना, जब डायग्नोस होने से थोड़ा सा पहले से जी। और उसके आगे का समय, मेरा बहुत हाईली इंट्यूटिव समय था। ओके। शायद कोविड चल रहा था, तो हम सब बहुत दुनिया से कटे हुए थे, हम अपने घर में ही थे, कंफ्यूजन बहुत कम था, कुछ चीजों को लेके कंफ्यूजन एटलीस्ट मेरे लाइफ पे कम था। तो मैं अपने आध्यात्मिक
रूप से बहुत परिचित हो चुकी थी। मैं अपने आप से बहुत परिचित हो चुकी थी, तो जो मेरी अंतरात्मा जो मुझे कह रही थी मैं उसको सुन पा रही थी, क्योंकि बाहर का शोर बहुत कम था। तो इंट्यूटिवली जो मुझे चीजें आई, मुझे लगा हाँ ये मेरे लिए सही है, मैं उनको पकड़ती रही और ऐसा पकड़ा कि छोड़ा नहीं। और ऐसा नहीं है कि हर अच्छी चीज ही मेरे पास आई। एक दूसरे आयुर्वेदिक, मैंने अपनी बुक में भी ये सब लिखा है, एक दूसरे आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए, मैंने उनको नहीं लिया। एक मेरे पहले जी सर्जन थे, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आए, मैं उनके साथ नहीं गई। जी। बट इंट्यूटिवली जहां जहां मुझे लगा आरती ये तेरा आगे का मार्ग है, मैं वो पकड़ के आगे चलती रही। ब्यूटीफुल। और मेरा सौभाग्य था कि जहां जहां मुझे लगा कि मुझे ये करके आगे चलना है, मेरे परिवार का पूरा साथ रहा। जी, पूरा सहयोग मिला आपको। जी। जी। आरती जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न अब आपसे पूछने जा रही हूँ। प्रश्न तो सारे इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम चाहेंगे कि आप इसमें समय लेके हमारे श्रोताओं को बताइए कि कैंसर के बाद अब आपका जो जीवन है या लाइफस्टाइल है, उसमें क्या बदलाव आए हैं? अपर्णा जी, क्योंकि मुझे आपने लगता है मैं बहुत कोई आसानी और से, ही हूँ। आरती जी, आपने बहुत आसानी से बहुत बड़ी बात अभी आपने कही है, तो इसीलिए कह रही हूँ आप हाँ। समय लेके आप इस प्रश्न का उत्तर दें, क्योंकि आपने अभी कहा कि शायद मैं होती ही नहीं। तो जी। कृपया आप हमें बताएं। जी तो अपर्णा जी, जी मुझे लगता है मेरा ये दूसरा जन्म है। केवल इसलिए नहीं कि मुझे दूसरा जन्म मिला कि मैं जीवित हूँ, पर इसलिए भी क्योंकि मेरे विचार और अनुभव और जीवन को देखने की दृष्टि भी अब नवीन है। तो अलग 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 फेजेस में जो मेरे ट्रीटमेंट के थे, और उसके बाद मुझे अलग 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 सीख मिली है। तो अगर मैं कुछ कुछ चुन के आपको बताती हूँ। जी जो पहली सीख मुझे मिली है वह यह थी कि उन दिनों मैं बहुत आरंभ में इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़ रही थी, कैंसर सर्वाइवर्स एंड डॉक्टर्स जो है कैंसर को हैंडल करते हैं वगैरह वगैरह। तो बहुत मुझे उससे ताकत मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर एक मैंने बुक पढ़ी, उसमें लिखा था कैंसर आपके जीवन में आपके भले के लिए आया है। ये मैंने उस दिन पढ़ा जब मेरे शरीर का एक एक अंग, एक एक हड्डी, एक एक मसल, बोन मैरो में दर्द थी, और मुझे बहुत क्रोध आया। मैंने कहा कैंसर को आप इतना क्रेडिट क्यों दे रहे हो? तो और फिर उसमें कुछ कुछ और लिखा था कि आप ऐसे कुछ लोगों में परिवर्तन आया होगा। तो मैंने उस समय अपने पति से चिढ़ के कहा था, कैंसर ने मुझे किसी प्रकार बदला नहीं है, मैं जो थी जैसी थी वैसी ही हूँ। मैं कोई संत आत्मा नहीं बन गई हूँ जो सबको क्षमा करती रहती है वगैरह वगैरह। तो ये तो मैं कुछ श्रेय नहीं दूंगी कैंसर को। अगर मैंने कुछ सीखा ही है, अगर हमें कुछ कहना ही है, तो मैंने ये सीखा है कि हम लोग इस भ्रम में रहते हैं कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है या बहुत कुछ हमारे कंट्रोल में है। सच्चाई तो ये है कि ये भ्रम है, हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। अगर हो सके तो कुछ हद तक हमारे विचार हमारे कंट्रोल में है और हमारे कर्म हमारे कंट्रोल में है, पर उनको भी कंट्रोल में करना बहुत कठिन है। तो ये क्रोध से आया था, बट ये मेरा पहला लेसन था और मेरी बुक में है। फिर आगे बढ़ते बढ़ते जैसे ट्रीटमेंट बढ़ी, मेरी समझ बढ़ी, मेरी भक्ति भाव मेरा बढ़ता रहा, मन शांत होता रहा। तो अलग अलग चीजें मेरे ध्यान में आती रही। एक मेरे को, मैं बचपन से एक बात मानती आई हूँ, बट अब मैं उसको जोर से बोलती हूँ, पहले मैं हल्के से बोलती थी, कि हमको जीवन में पेटीनेस को जगह नहीं देनी चाहिए, अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। बिना बात के गुस्सा करना, छोटी छोटी बात पे, बिना बात के छोटी बात पे टेंशन लेना, बात बात में दूसरों को टोका टाकी करना, ये बहुत पेटी चीजें हैं। हमें इससे उभर के आगे आना चाहिए। अगर हमें किसी की हेल्प कर सकते हैं 2 कदम करके, तो हमें 4 कदम करके हेल्प करनी चाहिए। मतलब ये हमारे हाथ में है टू लिव लार्जर देन लाइफ। उसके लिए हमें बिलियनर्स होने की आवश्यकता नहीं है।
हम जो भी हैं, जहां भी हैं, हम राजा के जैसे हो सकते हैं। ये हमारी मानसिक प्रवृत्ति है, एक ऐसा मुझे लगता है। दूसरा, मैं ये बहुत बोलती नहीं हूँ सबको, बट मैं आपसे शेयर करती हूँ कि डर डर के जीने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमें कुछ सोच के आगे बढ़ना ही है, तो डर को स्थान नहीं देना है हमें। ये इस बात को स्थान देना चाहिए कि धार्मिक कार्य क्या है। और भाई, धार्मिक में पूजा पाठ नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ धर्म के मार्ग में क्या सही है। जी। तो चाहे वो हमें परिवार को देख रहे हो, अपने आप को देख रहे हो, अपनी बिल्डिंग सोसाइटी मेंबर्स को देख रहे हो, अपनी सिटी को देख रहे हो, स्टेट को देख रहे हो, देश को देख रहे हो, विश्व को देख रहे हो, जहां भी हो, अगर हमें निर्णय लेना है तो हमें एक चीज देखनी है कि धर्म के मार्ग में सही क्या है, और फिर निडर होके हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जीवन, एक मैंने पढ़ा था जब मैं श्री रामचरितमानस पढ़ रही थी कुछ समय पहले, तो उसी के साथ दो तीन और पुस्तकें पढ़ रही थी। और दुख है मुझे कि मुझे याद नहीं मैंने ये कहाँ पढ़ा है प्रसंग, बट जो प्रसंग मैंने पढ़ा था वो यह था कि रात को एक पेड़ के ऊपर ओस आके गिर गई है, और उस पेड़ के एक पत्ते पे जो ओस थी वो जमा होके कोने पे आ गई है पत्ते के, और वो बूंद किसी भी समय गिर सकती है। वो जो बूंद जो किसी भी समय गिर सकती है, वो हमारे प्राणों का प्रतीक है। हमारे प्राण उसी की तरह किसी भी समय गिर सकते हैं। तो इतना मोह नहीं करना चाहिए हमें प्राणों से, इतना बल्कि हमको ये मानना चाहिए कि अभी हम जीवित हैं, ये अनमोल जीवन है। हम कर्म कर सकते हैं, हम सांस ले सकते हैं, हम बोल सकते हैं, तो हमें अच्छे से अच्छा बोलना है, अच्छे से अच्छा करना है। ऐसा मुझे अभी लगता है। जी, वो सुनाई भी पड़ रहा है और दिखाई भी पड़ रहा है आरती जी। और वो आई एम श्योर जब हम लोग आपकी पुस्तक को पढ़ेंगे तो हमको और भी समझ आएगी, और एक थ्रू द आइज ऑफ द राइटर, उसकी तो बात ही अलग होती है, और पढ़ने का तो अपना ही एक मज़ा है। बहुत आनंदित पुस्तकें होती हैं, और सिखाती भी बहुत हैं। तो आरती जी, ये भी आपसे पूछूंगी कि जो आपके जीवन में जो आपके आसपास लोग हैं, उनमें कुछ बदलाव आया है? ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने फ्रेजाइल आपको मान लिया हो, फ्रेजाइल स्टेट हो, ऐसा तो नहीं है? नहीं। ओके। उनकी हिम्मत देके, जैसे मेरी मदर इन लॉ, वो 70+ है, उन्होंने इस समय कैसे मेरा साथ दिया, उनको देख के मुझे हिम्मत मिलती है। आरती जी, एक सेकंड रोको। और वो एक सेकंड रोको आपको। ये अभी आया है, ये अभी आया है। Hi Aparna ji, what a great lady Aarti is, and she sounds very young, brave, articulate. Please help us publicize her book in Australia. ये comment आया है अभी। How lovely, how lovely. Lots of love for this wonderful listener. Thank you so much. You made my day. जी, please continue. How sweet. जी, तो एक वो, दूसरा मतलब हमने एक दूसरे को बहुत हिम्मत दी है। एंड मेरा परिवार मेरे को उस समय तो देख ही रहा था जब ये सब हो रहा था, बट जब ट्रीटमेंट समाप्त हो गई, उन्होंने मुझे डेली बेसिस पे देखा है कि जब मैं बेड से उठ भी नहीं पा रही हूँ, फिर भी मैं उठ के चल के जा रही हूँ रसोई तक, क्योंकि वो मेरी किंगडम है। मुझे सब कहते थे हम सब कर लेंगे आरती, तू रेस्ट कर। मैं कहती थी नहीं, ये रसोई मेरा किंगडम है, मुझे पता होना चाहिए यहाँ पे क्या हो रहा है। और मैं अपने आप को तब, मेरा लेवल 1 तब पार होगा जब मैं आके एक सब्जी अपने हाथों से बनाऊंगी। तो मुझे 2 सप्ताह लगे थे किचन तक जाके। तो इन लोगों ने मेरे लिए सब्जियां काट के रख दी थी, फिर मैंने कहा था तड़का लगा के सब्जी मैं बनाऊंगी। तो वो मुझे देख रहे हैं कि मैं हार नहीं मान रही, मुझे आगे 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 बढ़ना है। फिर उसके बाद मैंने योगा आरंभ किया। मैं योगा सेंटर जा रही थी। पहले तो मैं डरते डरते जाती थी कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके बीच में कैसी लगूंगी, बीमार सी। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई कुछ भी सोचे, मुझे जाके सीखना है। और बहुत अच्छा किया, किसी ने मुझे ध्यान नहीं दिया, सबने मुझे करने दिया जो मैं जैसे कर रही थी। और मैंने दूसरों को देख के इतना सीखा। और मैंने देखा कि मैं आयंगर योगा सेंटर में थी, मैंने देखा कि 18 से लेके 60-70 की उम्र तक के लोग हैं वहां पे। कि
मेरा भी कभी कभी पेट निकल आता है, उनका भी निकला हुआ है। सब परफेक्ट बॉडीज के साथ नहीं है, सबकी कोई ना कोई सर्जरी हुई हुई है, हेल्थ का प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ, फिर भी वो भी आ रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ। तो करते 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 फिर मैं थोड़ा सा बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल योगा स्टूडेंट हो गई। फिर मेरे परिवार ने मुझे देखा है कि मैंने जॉब भी शुरू करी, मैं वर्क जॉब भी कर रही हूँ, फिटनेस में भी काम कर रही हूँ, मेरा पूरा न्यूट्रिशन बदल गया है। अब मैं अलग प्रकार का भोजन घर पे बना के ले रही हूँ। बुक तो चल ही रही है जो मैं लिख रही थी। अब मेरा परिवार इतना खुश है कि जिस पे मैंने 3 वर्ष लगाए हैं, पीठ में दर्द होती थी, मैं बैठ नहीं पाती थी, फिर भी मैं बैठे बैठे टाइपराइटर पे लिख के एडिट करती रहती थी। उन्होंने वो सब देखा है कि ये लड़की हिम्मत दिखा रही है, और अब तो मैं पूर्ण रूप से ठीक हो ही गई हूँ। तो कमजोर तो वो मुझे नहीं मानते, बल्कि जितना मुझे वो पहले मानते थे उससे कई अधिक अब वो स्ट्रांग मानते हैं। जी जी जी, ब्यूटीफुल। आरती जी, आपकी जो ये पुस्तक है, ये कृपया हमारे श्रोताओं को बताएं, हम कैसे पहुंच सकते हैं आपकी पुस्तक तक? ट्रिपल नेगेटिव, अ टेल ऑफ लव, फेथ एंड सरेंडर बाय आरती पाठक। ये बुक अभी ऑलमोस्ट ऑल नेशंस में अमेजोन पे अवेलेबल है, जी। एंड जहां पे नहीं है वो लोग गरुड़ा प्रकाशन, जो मेरे पब्लिशर हैं, उनकी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। जी एंड अगर किसी को बल्क परचेज करना है तो गरुड़ा प्रकाशन को ईमेल कर दें, ताकि अगर एक कंट्री से 10-12 किताबें जा रही है या 50-60 जा रही है तो उनको बेटर ऑफर भी मिल जाएगा, गरुड़ा प्रकाशन को अगर ईमेल कर दिया जाए तो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। जी जी, आप थैंक यू। कुछ आरती जी, कोई स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस हैं जीवन के बारे में जो आप शेयर करना चाहती हूँ? मैं बस यही बोलूंगी कि जो भी हो रहा है आप ये मान के चलिए कि अच्छा हो रहा है। अगर हम अपने माइंडसेट पे ये ले आए ना कि जो भी ईश्वर कर रहे हैं हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं, अगर चैलेंज आया है तो वो हमको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आया है, अगर अच्छा आ रहा है तो वो हमारा ब्रीदिंग पीरियड है आगे के चैलेंजेस के लिए। तो जैसे मैं छोटी छोटी बातों पे कभी पहले परेशान हो जाती थी, अब मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, जाने दो। क्योंकि मैंने देखा है कि बड़ी बातें तो जीवन में कभी कभी आती है, दिन में 100 बातें आती है हमें इरिटेट करने को। कि जो मेरा होम डिलीवरी है वो किसी गलत एड्रेस चला गया, जो मैंने 2 कोरियर्स भेजे थे वो ऑपोजिट जगह चले गए, ये वाला बी पे चला गया, बी वाला ए में चला गया। अब मैं उन बातों पे चिड़चिड़ करूं या मैं शांत रह के बोलूं कोई बात नहीं, हैंडल हो जाएगा, चला भी गया तो कोई बात नहीं, मैं दूसरा पार्सल अब ठीक जगह भेज दूंगी। मैंने देखा दिन में 10 बार ही ऐसे इरिटेट हम होते रहते हैं, मैं तो होती थी कम से कम। पर अब मैं अपने आप को सिखा रही हूँ कि अरे इतना बड़ा जब हाथी पार कर लिया है तो क्या छोटे 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 भी चींटियां भी, इनको भी पार करना सीख लो। जी जी, बहुत बहुत शांत आवश्यक रहना है चाहिए और जी। आनंद में रहना चाहिए। और वो कहते हैं ना कि डोंट टेक योरसेल्फ टू सीरियसली। जी जी बिल्कुल। इसको आप कैसे समझाओगे? अम पता है ये ऐसी बातें हैं जो समझाई नहीं जाती, ये जी अनुभव की जाती है। जी तो मैंने पिछली बारी आपके प्रोग्राम में बताया था कि मैं कविताएं लिखती हूँ और फिर उनको रिकॉर्ड करके अपने इंस्टा पेज पे डालती हूँ। जी तो जो पहली आती थी, जो कोविड के पहले की, मैं बहुत क्वाइट थी और पर्सनल चीजें कभी बाहर नहीं आने देती थी, मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी क्लोज था। बट इस सब अनुभव के बाद मैंने कहा भगवान इतना डर के मैं क्यों रहती हूँ, हम्म एंड आई वांट टू बी क्रिएटिव। तो फिर मुझे कविताएं लिखने का शौक है, तो मेरे फ्रेंड्स बोलते थे तू एक जॉनर पकड़, तू एक भाषा पकड़, इस जॉनर पे इस भाषा पे तू अपना यूएसपी बना के गेट योर फॉलोइंग। मैंने कहा बाबा दैट इज नॉट मी, मुझे इंग्लिश में भी लिखना है, मुझे हिंदी में भी लिखना है, मैं संस्कृत के भी जितना कर सकती हूँ मैं डालूंगी शब्द, जी और मुझे हर चीज पे लिखना है। मुझे भक्ति के ऊपर लिखना है, मुझे अगर रीडिंग अच्छी लगती है मैं रीडिंग के ऊपर लिखूंगी, मैंने एक नेटफ्लिक्स शो देख लिया मुझे उस पे कविता लिखनी है मैं वो लिखूंगी, मुझे अध्यात्म पे लिखना है, मुझे वर्षा पे लिखना है, मैं हर प्रकार के लिखूंगी और मैं रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पे डालूंगी।
कोई मजाक उड़ाता है तो उड़ाए, किसी को भी पसंद ना आए तो ना आए, दिस इज मी। मैं अनअपोलोजेटिकली आई विल बी माई सेल्फ, और मैं इसको बाहर डालूंगी। और मैंने वो किया, जी। और मैंने देखा कि जब मैंने अपने अपने बनाए हुए जो बैरियर्स हैं वो हटाए, तो देखा और तो कोई बैरियर्स थे ही नहीं। सो अब आई एम लिविंग फ्रीली, आई एम नॉट टेकिंग माई सेल्फ सो सीरियसली कि मुझे हर इंस्टाग्राम पोस्ट पे, हर वीडियो पे परफेक्ट लगना है, कि हर पोयम को मैं 10 साल लगा के परफेक्ट करूं। मेरे जो प्योर विचार है वो मैं डाल सकती हूँ बाहर। जी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर मैं अपने आप को बहुत सीरियसली लेती तो मैं ये नहीं कर पाती। नहीं, कभी थोड़ा लाइटन अप हो सकता है। किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि माइक्रोस्कोप लेके हमारे पीछे पड़ा रहे, किसी के पास नहीं है, सब अपने जीवन में व्यस्त है। अगर हम अपना ऑथेंटिक वर्जन रहेंगे तो और लोग जो हमारे जैसे हैं, वो हमारे पास खींचे चले आएंगे, और हम अपने जैसे लोगों के समूह बना पाएंगे। जी। कितना सुंदर हो जाएगा। बहुत सुंदर हो जाएगा। और शायद इसी इसी को शायद एक दूसरे के जीवन में शायद यही योगदान है, इसी को योगदान कहते होंगे। आरती जी, हमारे जो लिसनर्स हैं बहुत आपको प्रेम करते हैं, और जो आपको पढ़ते हैं वो भी आपको प्रेम करते हैं। आपसे ये पूछूंगी कि चलते चलते कि आपने जब ये पुस्तक आप लिख रही थी, जब आपने जी। इसको कंसीव किया अपने अपने अपने, अपने दिमाग में, तो आप कभी ऐसा कोई पल आए कि आप बहुत अधिक भावुक हो गई और आपने कहा नहीं, आज की इतनी सी बस ये आज इतना ही लिखूंगी? ऐसे भी कुछ पल आए जिन्होंने झकझोर दिया हो आपको और आपने कहा नहीं, आज तो के लिए पता कलम है रखना क्या, पड़ेगा, सॉरी आज टाइपराइटर नहीं, आज कीबोर्ड बंद करना पड़ेगा? जी। सो एक्चुअली मैं जितनी भावुक हूँ, मतलब मैं अल्ट्रा मैक्स प्रो भावुक लड़की हूँ। ऐसा कोई नहीं है जिसने मुझे रोते हुए देखा नहीं है। स्कूल की प्रिंसिपल्स, टीचर्स, मेरा स्टाफ, हर पॉडकास्ट में जाके मेरे आंसू आ जाते हैं। तो जितनी भावुक प्रकार की लड़की मैं हूँ, मैंने स्वयं ये सोचा था कि लिखते लिखते मेरे आंसू नहीं रुकेंगे, मैं बहुत बहुत टॉर्चर होते होते ये बुक लिखूंगी। पर ऐसा हुआ नहीं, एक बार भी नहीं हुआ। मैंने जब लिखा, मैं अकेली बैठी थी, अपने ध्यान और विचारों के साथ थी, तो मैं आराम से लिखती रही। सिर्फ हाँ, जब मम्मा के जाने के वो उन पैराग्राफ्स को लिखती थी तो भावुक हो जाती थी, और थोड़ा बहुत ही कठिन था वो। पर लिखने में कोई अड़चन नहीं आई, क्योंकि मुझे पता था क्या फीलिंग्स है, तो वो एकदम फ्लो में ठक 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 एक बार लिख दिया, उसको एडिट भी नहीं करना पड़ा कभी फिर से। प्रॉब्लम मुझे तब आती थी, और मेरे भावनाओं की गहराई मुझे तब दिखती थी जब शाम को मेरे पति ऑफिस से घर आते थे और हम एक साथ बैठते थे, और वो कहते थे आज क्या लिखा, कितना लिखा। तो मैं कहती थी आज का पैराग्राफ मैंने ये जो लिखा है मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। पैराग्राफ तो क्या, चैप्टर। और 2-3 लाइंस के बाद मैं चौक हो जाती थी, मैं आगे बोल ही नहीं पाती थी, आंसू आ जाते थे। फिर मैं लैपटॉप उनको पकड़ाती थी और कहती थी आप स्वयं पढ़ लो, मुझसे बोला नहीं जा रहा। तो मैं लिखना कहीं बंद नहीं हुआ जी। बट मैं उसको रिसाइट करते करते रियलाइज करती थी कि एज अ राइटर मैं काफी कट ऑफ कर लेती हूँ, प्रोफेशनल हो जाती हूँ। फिर जब उसको नरेट करना पड़ता है, बहुत ही कठिन है। मैं अभी लास्ट वीक भी एक इवेंट था, बोलते बोलते मेरे आंसू आ गए। एंड वो तो हल्का फुल्का इवेंट था, वो तो मम्मा के बारे में नहीं था, कैंसर के बारे में नहीं था, कुछ तीसरे विषय के बारे में था बुक का। जी। तो ऐसा रहा है। जी। चलिए अंतिम प्रश्न आपके समक्ष रखती हूँ। आरती जी, आपकी जो पुस्तक की प्रस्तावना है वो श्रीमती नीरजा बिरला जी ने जी जी। लिखी है, तो कृपया ये बताइए, नीरजा बिरला जी के बारे में बताइए, वो आपको कहाँ मिली और वो उन्होंने आपसे इस पुस्तक के बारे में क्या कहा? एक्चुअली नीरजा बिरला जी का वो बहुत बहुत मेरा आभार रहता है, क्योंकि जब मैं लिख रही थी और कोई नहीं मुझे जानता था, कोई मेरी पुस्तक के बारे में नहीं जानता था, मैंने उस समय उन्हें अप्रोच किया था, तब मैं कोई भी नहीं थी। फिर भी उन्होंने मेरी पुस्तक को बोला ठीक है, मैं आपने मुझे ड्राफ्ट दिया है, मैं पढ़ के आपको बता दूंगी। तो हम उनको मिलने गए थे, उन्होंने फर्स्ट ड्राफ्ट एक्सेप्ट किया।
पूरा प्रिंट आउट फोल्डर था वो अच्छा सा। एंड उन्होंने बहुत प्रेम से मुझसे बात भी की। उन्होंने मुझसे कहा कि बुक तो मैं पढ़ूंगी, पहले तू मुझे बता अपनी जर्नी। तो मैंने उनको बताया एंड उन्होंने बहुत प्रेम से सुना, एकदम पूरा अपना ध्यान लगा के मुझे सुना। एंड उनका एक ऑर्गेनाइजेशन भी है एम्पावर करके, फॉर मेंटल हेल्थ, और वो उसमें बहुत स्ट्रांगली काम करती है, पैशनेटली काम करती है। तो मेरी बुक भी उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं इट इज टॉकिंग अ लॉट अबाउट मेंटल हेल्थ, क्योंकि एक तरफ ग्रीफ है, एक तरफ शॉक है कैंसर होने का, तीसरी तरफ फिजिकल प्रताड़ना है इस ट्रीटमेंट की। एंड काफी सारे इसमें टूल्स हैं जो मैंने बाय चांस इंट्यूटिवली यूज किए और मैं उससे ओवरकम कर पाई। तो नीरजा बिरला जी कह सकती थी कि नहीं नहीं हम तो साइकोलॉजी करते हैं, ये सब नहीं करेंगे, बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने इतना ब्यूटिफुली कहा है कि देखा जाए तो परिवार हमारा सबसे बड़ा स्तंभ है, हमें हमारी स्ट्रेंथ के लिए। तो उनको पुस्तक अच्छी लगी और उन्होंने फिर वो प्रस्ताव लिखा और भेजा। मैं तो बहुत खुश हुई थी उस दिन, मुझे लगा कि इनका आशीर्वाद मिल गया तो मतलब ये बुक अच्छी होगी। अपनी बुक तो सबको अच्छी लगती है, पर जी उनको जो इतने वर्षों से मेंटल हेल्थ में है और मुझसे कई अधिक अनुभव है उनको जीवन का, जी तो ऐसा रहा। एंड फिर उसके बाद और लोगों को मैं बुक देती रही कोट्स के लिए, उनको भी अच्छी लगी। तो बुक काफी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ फिर बाहर आई। जी जी। आरती जी, आज आपने इतना समय दिया, इतने विस्तार से आपने सब हम लोग को बताया, समझाया, उसके लिए एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और अंत में अगर थैंक आप यू। लिसनर्स से कुछ डायरेक्टली कुछ कहना चाहते हो तो आप प्लीज गो अहेड। ओह श्योर श्योर, मैं आप लिसनर्स को एक बात कहती हूँ। अम, जो मैंने अपनी जर्नी में, मैंने तो क्या बहुत 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 अनुभव किया और सीखा, बट जो एक बात आजकल मुझे बार बार उभर उभर के आ रही है कि हम अपनी आंखें बंद करके जीवन जी रहे हैं। मैं कहूंगी अपनी आध्यात्मिक आंखें खोलिए और जीवन के हर अनुभव को अनुभव कीजिए। चाहे सूर्य उदय हो रहा है या वर्षा आ रही है तो आप उसमें स्नान कीजिए। आपके परिवार के किसी जन ने अपने काम से उठ के थोड़ा सा आपको देख के स्माइल किया, उन सब छोटी छोटी चीजों को अनुभव कीजिए। जीवन के असली चमत्कार और सुख इसमें है, क्योंकि हमें पता नहीं है बट हम हर एक, ऑल ऑफ अस, हम भगवान के फेवरेट हैं। भगवान चाहते हैं कि हम जीते, भगवान चाहते हैं कि हम आगे बढ़े। हमें चैलेंजेस ही इसलिए आते हैं कि हम उनको पार करके आगे जाएं, और भगवान हमारे लिए रूट कर रहे हैं, हमें चीयर कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। पर हम अपनी आंखें खोलेंगे तो हम देखेंगे ईश्वर ने हमें घेर रखा है, वो हमारे लिए रूट कर रहे हैं, और हम हर एक भगवान के फेवरेट है। ये आप अपने आप से रोज कहिए और देखिए आपका दिन बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आप स्वयं बदल जाएंगे। जी आरती जी, मेरा तो वैसा ही अनुभव रहा है जी जी। जी जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। और हमेशा आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगता है। और आपको फिर से निमंत्रण दूंगी और आप कार्यक्रम पर आइए। और इस बार हम परिवार पे आपसे चर्चा करना चाहते हैं, और श्योर जी डिटेल जी में परिवार, जो आपने स्तंभ कहा है और जो नीरजा जी जी ने भी आपसे कहा है, तो वो जी उस पे हम अवश्य आपसे बात करेंगे। और परिवार को कैसे हम लोग बचा पाएं आज के आधुनिक भारत में, वो भी आपसे बात करूंगी। जी 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 नमस्कार, जय मेरा हिंद, मेरा जय श्री राम। सौभाग्य होगा। जी जी जी, जय श्री थैंक यू राम। सो मच। जय थैंक श्री यू, राम। जय श्री राम। तो कार्यक्रम का सौभाग्य है, श्री अभिजीत जोग जी जुड़ गए हैं कार्यक्रम से। और उनका परिचय अगर दूं, सूर्य को दिए जैसा होगा, लेकिन कोशिश करती हूँ। श्री अभिजीत जोग कई बेस्ट सेलर पुस्तकों के लेखक हैं, जिनमें से एक है असत्यमेव जयते। आपने सत्यमेव जयते सुना होगा, जो भारत के इतिहास में फैलाई गई भ्रांतियों का पर्दाफाश करती है। उनकी दूसरी पुस्तक दुनिया को खोखला कर रही वामपंथी दीमक, टर्माइट्स, वामपंथी विचारधारा के विनाशकारी रूप को उजागर करती है। वो दोनों पुस्तकें हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेज़ी और मराठी भाषाओं में भी उपलब्ध हैं। उनकी हाल ही में प्रकाशित मराठी पुस्तक भारत सत्य सत्व स्वत्व
जो भारत की अगली पहचान का परिचय कराती है, भारत की असली पहचान का परिचय कराती है, शीघ्र ही हिंदी और अंग्रेजी में भी प्रकाशित होने जा रही है। गहरे शोध कार्य के आधार पर किए गए वैचारिक लेखन के लिए श्री अभिजीत जोग ने विवेकी पाठकों में बड़ी लोकप्रियता प्राप्त की है। और जैसा आपको पहले कहा, कार्यक्रम का सौभाग्य है कि सर आज कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। नमस्कार अभिजीत सर। नमस्ते नमस्ते, कैसी हैं आप? बस प्रभु की असीम अनुकंपा है। आप कैसे हैं सर? बिल्कुल अच्छा हूँ। आपकी लेखनी तो बवाल काटा हुआ है, आपकी लेखनी तो। धन्यवाद। क्योंकि सच्चाई को जिस रूप में भी प्रस्तुत किया जाए, वो सभी होता तो कड़वा है लेकिन सुंदर ही होता है सर। सच्चाई पर इतने पर्दे डाले गए, हमारे देश की जो सच्चाई है उसके ऊपर बहुत ज्यादा उसे छुपाया गया है, विकृत कर दिया गया है, तो उसके ऊपर से पर्दे हटाना बहुत जरूरी है। जी 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 जी। तो सबसे पहला जो प्रश्न पूछूंगी और जो हमारे जो श्रोतागण है वो भी जानना चाहेंगे, सर पहले ये पूछूंगी आपसे कि आपकी रुचि कहाँ से इतिहास की ओर कैसे मुड़ गई, आपकी रुचि कैसे बनी? और आपने चलिए पहले ये वाला प्रश्न पूछ लेती हूँ, फिर अगला वाला प्रश्न रोक के रखती हूँ। जी, इतिहास विषय में मेरी बिल्कुल बचपन से बहुत ज्यादा रुचि रही जी। छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र मैं पढ़ता था, बाकी अन्य योद्धाओं का और देशभक्तों का चरित्र पढ़ता था जी। और जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे इतिहास में और रुचि बढ़ती गई। लेखन की शुरुआत काफी देरी से हुई क्योंकि मैं अपने व्यवसाय में व्यस्त रहा, लेकिन इतिहास की जो रुचि थी उसमें से मुझे ये पता चला कि हमारा इतिहास जो है ये बहुत तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, बहुत उसमें भ्रांतियां फैलाई गई है और मुझे ये महसूस होने लगा कि किसी ना किसी को इस कार्य को उठाना चाहिए और ये भ्रांतियां जो है ये दूर करनी चाहिए। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही इसे शुरू करूं और फिर मैंने पहले असत्यमेव जयते लिखने का फैसला किया। अब मुझे पहले पता भी नहीं था कि कोई पढ़ेगा या नहीं, क्योंकि मेरा कुछ नाम इतिहासकार करके किसी को ज्ञात नहीं था जी। कोई पढ़ेगा नहीं, कोई इसे पब्लिश करेगा कि नहीं, ऐसे कई सारे प्रश्न थे। लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं मेरे मन में जो है जी। उसको पाठकों के सामने रखूं। मुझे जैसे मैं लिखते गया मुझे विश्वास आने लगा कि जरूर इसे लोग पढ़ेंगे, क्योंकि कई चीजें ऐसी है कि जो आज तक लोगों के सामने रखी नहीं गई है, पाठकों के सामने रखी नहीं गई है। और मेरा विश्वास सही साथ सिद्ध हुआ, बहुत बड़ी मात्रा में इसे लोकप्रियता मिली और आप सब लोगों ने इसे सराहा और मेरा आत्मविश्वास भी उसके साथ बढ़ते गया। और यही ही अगला प्रश्न था कि आप हम अक्सर देखते हैं कि जो हिस्टोरियंस हैं या जो लोग मेहनत कर रहे हैं, इतिहास बता रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं, सच बताना चाहते हैं, उनकी उतनी लोकप्रियता नहीं हो पाती है। और शायद ये सोशल मीडिया में शायद कुछ और दिखता है और जो आपकी पुस्तकें हैं वो उससे कुछ और ही दिखाई पड़ता है, नहीं? क्योंकि अगर आप जैसे आवश्यक तो नहीं है कि आपके भी 20 मिलियन फॉलोअर होंगे, ठीक है सर, समझ रहे प्रश्न को? बिल्कुल। और और आपकी जो पुस्तक है वो तो 20 मिलियन जा रही हैं। तो ये कुछ तालमेल में कुछ गड़बड़ी है या कुछ और रीज़न है, या आप लोग इतना इंटरैक्ट नहीं करते हैं? इसका क्या रीज़न है सर? मतलब आप ये पूछ रही है कि इसको लोकप्रियता मिली है जी, जैसे आपकी उतनी नहीं मिली है? नहीं सर, ये पूछ रही हूँ कि जैसे आपकी पुस्तकें हैं वो तो लोकप्रिय हैं और जो सेल्स हैं वही बता देती हैं आपको, लेकिन जैसे सोशल मीडिया में जो फॉलोइंग होती है, लोग अगर छींक भी देते हैं तो उनकी 20 मिलियन फॉलोइंग आ जाती है, किसी के 5,000। जी, ये पूछ रही हूँ। अच्छा, एक्चुअली ये अगर इसका हम उत्तर ढूंढे तो मेरे जो विषय है वो विषय काफी गंभीर है, तो जिसे उसमें इंटरेस्ट है, जो ये बातें जानना चाहता है वही इसे पढ़ेगा। तो ऐसे लोगों में मेरी पुस्तकें काफी लोकप्रिय है, बहुत ही ज्यादा उसे अच्छा प्रतिसाद मिला है।
लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जो माहौल होता है वो, उसमें इतनी गंभीरता से लेखन शायद लोगों को भाता नहीं है, जचता नहीं है। वहां पे क्या बोलते हैं हम, जिसको बोल सकते हैं कि टॉपिकल, क्या उस दिन का जो विषय है, उस विषय के बारे में लोग पढ़ना चाहते हैं। और वो लेखन की शैली भी अलग होती है। इट हैज टू बी अपीलिंग टू द पॉपुलिस्ट टेंडेंसीज ऑफ पीपल। मेरी लिखने की जो शैली है, मेरे जो विषय है, वो काफी गंभीर है। उसके ऊपर बहुत ज्यादा शोध कार्य करने के बाद वो लोगों के सामने लिखा जाता है। तो इतना गंभीर लेखन, उसके लिए सोशल मीडिया ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है। इस तरह का जो लेखन है वो ही शोभा देता है। और जो पाठक ऐसे विषय पढ़ना चाहते हैं, ऐसा लेखन पढ़ना चाहते हैं, वो सोशल मीडिया की तरफ नहीं जाते हैं, वो पुस्तकों की तरफ ही जाते हैं। आज भी पुस्तकों का जो स्थान है वो हम सोशल मीडिया नहीं ले पाया है, एटलीस्ट इन द रिसर्च ओरिएंटेड सीरियस सब्जेक्ट्स। तो ये मेरे ख्याल से कारण है। पुस्तकें बहुत अच्छी नंबर में, अच्छी संख्या में बिकती है, लेकिन सोशल मीडिया में जैसे लाखों फॉलोअर्स कई लोगों को होते हैं, उस तरह के फॉलोअर्स मुझे नहीं होते हैं, क्योंकि वो दो माध्यम भी अलग है, और जिस तरह के विषय इन माध्यमों में चलते हैं वो विषय भी अलग है। जी जी सर, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप या तो अगर स्पीकर पर है तो स्पीकर ऑफ कर दीजिए और फोन थोड़ा और स्पीकर पे नहीं हूँ मैं। अच्छा, पास या तो ब्लूटूथ पे सर तो वो हटा दीजिए। नीला दांत आज तक, एक मिनट में नीला दंत देख लेता हूँ। नीला दंत तंग जी। तो आप सर थोड़ी सी हम लोगों को अभिजीत सर, थोड़ी सी हम लोग को आप सच्चाई से अवगत कराएं। और इस पे बहुत बार बात कर चुकी हूँ, स्वयं बोध, शत्रु बोध, इतिहास बोध। तो क्या आपको लग रहा है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, क्योंकि ऐसे भयावह और ऐसे भयानक झूठ हम लोगों से बोले गए हैं, आने वाली पीढ़ी पर आपको इसका क्या असर दिखाई पड़ रहा है? प्रश्न एक। और जो दूसरा प्रश्न उसी में जुड़ा हुआ है, कुछ ऐसे हम लोगों को बातें बताइए जो हम मतलब सामने भी है लेकिन हम जानते नहीं हैं। इतिहास जो है, इतिहास से हमें अपनी पहचान मिलती। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं, इन प्रश्नों के उत्तर हमें इतिहास से मिलते हैं, और इन्हीं उत्तरों से हमें अपनी पहचान मिलती है। और अगर इतिहास को झूठ तरीके से हमें बताया गया, भ्रांतियां फैलाई गई, तो हम हमारी पहचान भूल जाते हैं। हमारी असली पहचान क्या है, यही हमें पता नहीं होता है। और जो समाज या जो राष्ट्र अपनी पहचान खोता है जी, अपनी जड़ों से कट जाता है जी। तो जड़ों से कटा हुआ समाज जो है वो लाइक बॉडी विदाउट बैकबोन, इस तरह का जीवन उसके नसीब में आ जाता है। और दूसरी बहुत सीरियस बात यह है कि बाकी लोग जो है वो अपनी को जो कन्वीनियंट है वो पहचान हमारे ऊपर थोप देते हैं। जैसे ब्रिटिशों ने हमारे ऊपर एक पहचान थोप, वामपंथी इतिहासकारों ने कोई पहचान हमारे ऊपर थोप, और उसका हम प्रतिवाद नहीं कर पाए, क्योंकि हमें ही पता नहीं था कि हमारी असली पहचान क्या है। क्यों पता नहीं था? क्योंकि हमें ये नहीं मालूम था कि हमारा इतिहास क्या है। हमारा इतिहास सही तरीके से हमें कभी सिखाया नहीं गया, हमें बताया नहीं गया। और ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या हमारे देश के सामने कई सालों से रही है, कई दशकों से, मैं तो कहता हूँ 2 शतकों से रही है। और जब तक हम इसे पूरी तरह से सुधार नहीं देते। सर आप ये देखिए कि ये आजकल बात हो रही है ना, जो आपने बोला कि जो सामयिक बात होती है उसी पे लोग कमेंट करना चाहते हैं, तो ये आप देखिए कि सर क्रीक के बारे में इतनी बात चल रही है आजकल, और रक्षा मंत्री जी ने भी उठाई बात। आपको पता है सर क्रीक का नाम क्या है अभिजीत जी? उसका नाम मुझे भी नहीं पता। उसका ओरिजिनल नाम बाण गंगा है सर, बाण गंगा। एग्जैक्ट, तो यही सब बातें हैं।
और इनको अब बताइए, ये जिसके जो मन में आया, वो हमको तो लग रहा है जैसे कि वो जिसके जो मन में आया उसको उसने नोचा खसोटा है, भारत को हर कोने से नोचा खसोटा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत दुख भी होता है, लेकिन हम लोगों का कार्य ऐसा है अभिजीत सर, जितना अवगत करा पाए, अपना गिलहरी योगदान जो दे पाए। दुख बहुत होता है, बहुत दुख होता है, लेकिन हाँ, जो हम लोगों को प्लेटफॉर्म दिया है वो उसको उसके द्वारा हम जो कर सकते हैं वो करेंगे। जी सर, आप बता रहे थे कि इतिहास बोध बता रहे थे। जी। तो इतिहास बोध हम ये समझ सकते हैं कि कई सारी भ्रांतियां हैं और उससे कितना बड़ा नुकसान हुआ है। जी। तो हम एक ही अगर उदाहरण लें तो वो है आर्यन इन्वेजन थ्योरी, आर्यों को ये आक्रमण का सिद्धांत। जी। तो ये एक गलत सिद्धांत हम ब्रिटिशों ने हमारे ऊपर थोप दिया और इसके वजह से कई सारे बड़े नुकसान हुए हमारे देश के। मतलब मैं बयान भी नहीं कर सकता कि कितना भयंकर नुकसान ये एक गलत थ्योरी ने हमारे देश के ऊपर थोपा है। अगर हम संक्षेप में देखें जी, तो उन्होंने क्या बताया थ्योरी के अंदर कि संस्कृत भाषा और वैदिक साहित्य, इसका निर्माण भारतीय लोगों ने नहीं किया। रशिया के दक्षिण प्रदेश से, जिसे यूरेशिया बोलते हैं, वहां से गोरे आर्य, सुनहरी बालों वाले, नीली आंखों वाले आर्य लोग वहां से भारत की तरफ आए और भारत में आने के बाद उन्होंने संस्कृत भाषा की और वैदिक साहित्य का निर्माण किया। तो इससे ये पहला आघात हुआ हमारे आत्मविश्वास के ऊपर, हमारे सम्मान के ऊपर कि हमारे पास वो क्या होता है, वो तो कभी होने ही नहीं दिया। उन्होंने कहा रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दो, वार कर दिया सीधे रीढ़ की हड्डी पर। जी जी। और दूसरी बात ये बताई कि आर्य जो आए उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे असल में सिंधु सरस्वती संस्कृति बोलना चाहिए, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो द्रविडियन सिविलाइजेशन था। और ये आर्य आए पश्चिम से और उन्होंने उस संस्कृति को, सभ्यता को तोड़ दिया और द्रविड़ लोगों को दक्षिण की तरफ ढकेल दिया, भारत के दक्षिण दिशा में ढकेल दिया। तो आप सोचिए कि इस एक बयान से कितनी सारी फॉल्ट लाइंस हमारे देश में पैदा हो गई, कितने सारे संघर्ष बिंदु हमारे देश में पैदा हो गए। एक तो हो गया कि आर्य विरुद्ध द्रविड़, तो उत्तर भारतीय लोग आर्य है, दक्षिण भारतीय लोग द्रविड़ है, और आर्यों ने द्रविड़ संस्कृति का विनाश किया है, इसलिए दोनों एक दूसरे के शत्रु है। संस्कृत विरुद्ध तमिल, हिंदी विरुद्ध तमिल, उच्च जातियां विरुद्ध तथाकथित कनिष्ठ जातियां। तो इन्होंने ये बोला कि आर्य लोग जो आए पश्चिम से, वो दो पहले जो बड़े वर्ण है, ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये उन्होंने अपने लिए बना लिए, और बाकी दो वर्ण जो है, स्पेशली शूद्र वर्ण जो है, वो भारत के मूल निवासियों के लिए उन्होंने बना दिया। तो मूल निवासी बनाम ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये एक झगड़ा खड़ा कर दिया। फिर आदिवासी बनाम बाकी सब लोग, तो ये एक अलग झगड़ा खड़ा कर दिया, जिसमें से नक्सलवाद वगैरह जो आज चलता है। आज जो भी झगड़े भारत में चलते हैं, तो मूल आधार ये आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत ही है। तो इतनी सारे झगड़े उन्होंने एक गलत इतिहास बता के पैदा कर दिए, और उसके साथ हमारा आत्मविश्वास खत्म कर दिया, हमारा आत्मसम्मान खत्म कर दिया। तो इतिहास गलत तरीके से बताना कितना धोखादायक हो सकता है, कितना डेंजरस हो सकता है, इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जी। और जो उन्होंने जो फॉल्ट लाइंस, पहली बात तो जो फॉल्ट लाइंस नहीं थी वो उनको वो एग्जिस्टेंस में ले आए, और जो फॉल्ट लाइन, और फिर उनको एग्जिस्टेंस में लाने के बाद फिर उन्होंने उसको खूब खाद पानी देते गए और वो खाई की तरह दूरियां बना दी। सर ये पूछूंगी, मैं अगर समझाऊं थोड़ा सा। जी सर, प्लीज तो ये अवश्य। आर्य और द्रविड़, जी, ये भारत के इतिहास में इन्हें वंश कभी भी नहीं माना गया। They were not races. आर्य ये एक विशेषण था कई गुणों का, जो बड़ों का आदर करता है, जो गरीबों को प्रोटेक्ट करता है,
जो धर्म को मानता है वो आर्य है। तो जिसे भी लगता है कि ये गुण हम में है, वो हर कोई समाज अपने आप को आर्य कहलाता था। और द्रविडियन जो शब्द है, द्रविड़ जो शब्द है, वो द्रव से निकला है। तो भारत की दक्षिण दिशा में जो लोग रहते हैं, वो तीनों तरफ से वहां पे सागर है, तो द्रव पदार्थ है, तो द्रव के बीच में जो रहते हैं वो द्रविड़ है। तो ये वंश नहीं थे, ये रेस नहीं थे, लेकिन ये आर्यों के आक्रमण के सिद्धांत ने इन्हें रेस बना दिया, और ये रेशियल फाइट हमारे देश में पैदा कर दी जो कभी भी नहीं थी। दूसरा मैं अगर बताऊं तो आदिवासी जो शब्द है, आदिवासी शब्द भारत में कभी भी नहीं था। भारत के परंपरा में आप देखेंगे, साहित्य में देखेंगे, तो इन्हें वनवासी बोलते थे, तो वन जाति बोलते थे। और वन में निवास ये भारत की सभ्यता का और परंपरा का एक बहुत बड़ा पहलू है। तो आदिवासी का मतलब क्या होता है? मूल निवासी। आदि मीन्स जो ओरिजिनली यहाँ पे रहते थे, पहले यहाँ पे रहते थे। तो ये यूरोपियन लोग जब अमेरिका में गए तो वहाँ के मूल निवासियों का उन्होंने संहार कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में गए, वहां पे भी वही जीनोसाइड कर दिया। तो उन्होंने ये सोचा कि भारत में भी जब आर्य लोग आए होंगे तो यहाँ के मूल निवासी का उन्होंने उसी तरह संहार किया होगा। लेकिन ये पूरी सरासर गलत बात है, गलत इतिहास है। क्योंकि आदिवासी नाम का कोई गट या कोई क्लास यहाँ पे था ही नहीं जी। और फिर उसको भी खाद पानी दे के समझा दिया कि उनको हीन भावना से देखो। एग्जैक्टली। और ये हीन भावना बिल्कुल नहीं थी। गांधी जी ने भी कहा है कि इंडियन सोसाइटी वाज नॉट अ वर्टिकली स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी, जी। इट वाज लाइक अ सर्कल इन अ ओशन। एक समतल पूरा समाज था, वर्टिकली स्ट्रैटिफाइड, उच्च नीच की भावना नहीं थी। तो वन में रहने वाले लोग नीच है और नगरों में रहने वाले लोग श्रेष्ठ हैं, ऐसा नहीं माना जाता था। क्योंकि हमारे जो गुरुकुल थे वो सब वनों में ही थे। तो राजकुमार भी थे या कोई भी विद्यार्थी थे, सभी जिसे भी ज्ञान प्राप्त करना था उसे वन में ही जाना पड़ता था। और वैद्य और जो अभिजीत सर, जो वैद्य थे वो तो नाड़ी देख के उपचार करते थे। वो उन्होंने तो कभी नहीं कहा भाई तुम कौन जात हो, तुम कौन हो, सब बहुत झूठ पिला के सर, झूठ की घुट्टी पिला के भी उसी तरह से पैदा कर दी जी। ये मूल निवासी और बाहर से आने वाले लोग, ये भावना भी गलत तरीके से पैदा कर दी। और इसका मूल आधार ये गलत इतिहास है। जी। सर अभिजीत जी ये भी बताइए, ये द्रविडियन थ्योरी है, आर्यन थ्योरी है, ये आपको क्या लगता है इन्होंने जो खाई इन्होंने क्रिएट करी? आपसे जो पहले पूछा था, ये जो आने वाली पीढ़ी है, क्या ये आपकी बात को समझ पा रही है? और क्या ये पीढ़ी आपसे एनफ क्वेश्चंस पूछ रही है? और क्या आप समझा पा रहे हैं सर? बात ऐसी है कि ये जो सिद्धांत रखा गया ये करीब 1830 साल में रखा गया, मतलब 200 साल हो गए इसे। और 200 साल से यही इतिहास अधिकृत इतिहास के रूप में हमें सिखाया जा रहा है। तो ये इतना इम्प्लांट हो गया है हमारे मनों में, क्योंकि दशकों से, शतकों से यही इतिहास हमें सिखाया गया है। पाठ्य पुस्तकों में भी यही सिखाया गया है। पूरी दुनिया में इसी इतिहास को अधिकृत इतिहास के रूप में प्रस्थापित कर दिया गया है। तो इसे हटाना एक लंबी प्रोसेस होगी, क्योंकि हम तो अभी जाग रहे हैं और अभी भी हमारे पूरी तरह से पाठ्य पुस्तक नहीं बदले हैं। मेन स्ट्रीम हिस्ट्री जिसे बोलते हैं भारत की और पूरी दुनिया की, उसमें भी ये गलत है, ऐसा आज तक पूरी तरह से हमने एस्टेब्लिश नहीं किया है। इस क्षेत्र में जो काम करने वाले स्कॉलर्स है उन्हें अभी पता चल गया है ये सिद्धांत जो है पूरी तरह से गलत है जी। तो ये दिस थ्योरी हैज बीन डिबंक्ड एट द स्कॉलरली लेवल, बट लोगों के मनों में ये अभी तक पूरी तरह से उसे हमने हटाया नहीं है।
क्योंकि हम अभी अभी जागे हैं, हम अभी अभी ये प्रतिपादन हमने ये शुरू किया है, तो बहुत बड़ी मात्रा में इसे हमें लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। पाठ्य पुस्तकों में पूरी तरह से इसे बदलना पड़ेगा और इसका बहुत जोर शोर से प्रचार करना पड़ेगा। इसको ऑफिशियल फॉर्मल हिस्ट्री करके एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, तभी हम इसे पूरी तरह से हटा पाएंगे। लेकिन इसे हटाना बहुत जरूरी है। इसे जो गलतियां हैं उसको उन्हें सुधारना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन गलतियों से जो, उसे गलतियां कहना भी गलत है, इनफैक्ट जानबूझ के किया गया है। तो ये जो भ्रांतियां हैं इन्हें हटाना बहुत जरूरी है। क्या क्योंकि अगर आपको नहीं हटाएंगे तो अभिजीत ये जो फॉल्ट लाइंस है वो ऐसे ही पनपते रहेंगे। जी अभिजीत सर, ये जो इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्या आप लोगों को प्लेटफॉर्म मिल पा रहा है? क्या आप, क्योंकि देखती हो आप लोग सेमिनार्स में जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है सर कि कुछ चुनिंदा लोग ही वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं जो 70 एंड अबव हैं? क्या आप लोग स्कूल्स में भी जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी जा रहे हैं? क्या ऐसा कुछ आप लोग कुछ कलेक्टिव कुछ आप लोग कार्य कर रहे हैं? जो आप लोग स्कॉलर्स हैं, जो आपने बताया, जो जाग चुके हैं, जो समझ चुके हैं, जो ये बहुत बड़ा मैटर और इशू है सर, बहुत बड़ा मैटर है ये। नहीं, आप जो बोल रही है बिल्कुल सही है, क्योंकि जिन प्लेटफॉर्म्स पे हम जाते हैं, ज्यादा करके सीनियर लोग ही वहाँ पे उपस्थित होते हैं, उन्हीं को हम बताते हैं। लोगों तक, बच्चों तक, स्कूल और कॉलेज के बच्चों तक ये बातें पहुंचना बहुत जरूरी है। और जितनी मात्रा में जरूरी है उतनी मात्रा में प्लेटफॉर्म्स अभी भी उपलब्ध नहीं हो रहे, मौके उपलब्ध नहीं हो रहे। हम पूरी कोशिश करते हैं, मैं तो जहाँ पे भी मुझे बुलाते हैं मैं चला जाता हूँ, अपने खुद के खर्चे से भी जाता हूँ। लेकिन और बहुत बड़े पैमाने पे, बड़ी मात्रा में ये प्लेटफॉर्म्स बनाने पड़ेंगे, मौके खड़े करने पड़ेंगे और वहां पे जाके ये सब बातें बतानी पड़ेंगी। और फिर बार बार मैं यही कहता हूँ कि पाठ्य पुस्तकों में इसे बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम मेरे जैसे 100 लोग भी जाके कितने लोगों तक पहुंच पाएंगे? हम जी कई हजार लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचेंगे। इन लाखों करोड़ों बच्चों तक अगर पहुंचना है तो पाठ्य पुस्तकों में सुधार होना बहुत जरूरी है। जी, वो पुष्कल द्विवेदी जी से बात हुई थी, विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी जी, जो डायरेक्टर जनरल भी हैं शिक्षा नीति, तो उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने तो अपनी व्यक्त करी थी, उन्होंने खुशी बताई थी कि वो जो बदलाव चाह रहे हैं वो धीरे धीरे पहुंच रहा है, बट जिस डेप्थ की और जिस लेवल की आवश्यकता है वो तो धीरे धीरे ही हो पा रहा है। तो ये मैं एक ही शब्द, एक ही वाक्य बोलता हूँ जी कि जिसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम जी या नैरेटिव, जो विरुद्ध पक्ष है उन्होंने जानबूझ के, बिल्कुल सोच समझ के, बड़ी धूर्तता से इसे खड़ा किया है। तो उसे अगर पराभूत करना है, पराजित करना है जी, तो उसी धूर्तता से, उसी तैयारी से, उसी नियोजन से ये इकोसिस्टम खड़ी करनी होगी, ये नैरेटिव खड़ा करना होगा। और इसके तरफ जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान मेरे विचार में अभी भी उतना नहीं दिया जा रहा है। जबकि शुरुआत तो हो चुकी है, बदलाव भी आ रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस मात्रा में आने चाहिए वहां तक हम अभी भी नहीं पहुंचे हैं, ऐसा मेरा मानना है। जी, तो सर इसमें सबसे बड़ी बाधा आपको क्या लग रही है, और आप कैसे इसको सोचते हो कि एक तो हो गया पाठ्यक्रम वाली बात हो गई, और आप इसको कैसे सोचते, हम लोग इसको कैसे, क्या कोई कलेक्टिव कोई सर मूवमेंट होना चाहिए? कैसे हम लोग आने वाली पीढ़ी की, जो आप बोल रहे हो, एक तो 70 साल की मार ये हो गई और ऊपर से वो 200 वर्ष की मार वो रही, तो इसको अगर हम लोग ने बहुत जल्दी बदलाव नहीं किया सर, ये आई थिंक एक दो जनरेशन में तो हम लोग अनाइलेट हो जाएंगे सर। बिल्कुल। तो ये जिन्होंने किया, ये भ्रांतियां जिन्होंने फैलाई जी, वो
स्वतंत्रता के बाद ये कैसे फैलाई गई, ये मैं थोड़ा सा आपको अगर समझाऊंगा तो फिर आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। तो 1969 में जब इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में गई थी, तो उनकी सरकार बचाने का काम कम्युनिस्ट पार्टी ने किया था। और कम्युनिस्ट पार्टी ने इसके बदले में ना गृह मंत्रालय मांगा, ना अर्थ मंत्रालय मांगा, ना कोई बड़ा मंत्रालय नहीं मांगा। उन्होंने मांगा कि शिक्षण मंत्रालय हमें दे दो। और नूरुल हसन जो कम्युनिस्ट थे, तो वो शिक्षण मंत्री बन गए। और उसी वर्ष 1969 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू की स्थापना की गई। जी। और जेएनयू में जो हिस्टोरियंस थे, रूमिला थापर, इरफान हबीब, आर एस शर्मा, डीएम झा, इन्होंने नूरुल हसन के साथ मिलकर बिल्कुल कोऑर्डिनेशन के साथ पूरे इतिहास क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लिया। पूरे सब यूनिवर्सिटीज के हिस्ट्री डिपार्टमेंट्स, हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी संस्थाएं होंगी, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च होगी, जो भी हो, पूरी तरह से इनके शिकंजे में आ गए। और फिर उसके साथ उन्होंने पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन किया। जी। और इतिहास के रिलेटेड जो भी पेपर्स निकलते थे, जो भी भाषण दिए जाते थे, उनके माध्यम से पूरी तरह से एक नैरेटिव चलाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि उसमें सरकार का भी सहभाग था शिक्षण मंत्री के रूप में, और पूरे एकेडमिक सर्कल का भी सहभाग था। सभी यूनिवर्सिटीज, जो भी एकेडमिशिया हम जिसे बोलते हैं, वो भी पूरी तरह से इस काम में जुट गए। तो इसी तरह सरकार और एकेडमिशिया, इनको साथ में मिलकर ये बदलाव लाना पड़ेगा। एक दो आदमियों का, 10-15 आदमियों का काम नहीं है। जो संस्थाएं हैं, एक सरकार एक बड़ी संस्था है, और एकेडमिशिया एक दूसरी बड़ी संस्था है। तीसरी एक बड़ी संस्था है मीडिया, जिसमें भी वामपंथियों ने अपना पूरी तरह से कब्जा जमाया है। चौथी संस्था है ब्यूरोक्रेसी। जी। पांचवी संस्था है न्याय व्यवस्था। तो ये भी सभी संस्थाओं के ऊपर इंडिपेंडेंस के बाद वामपंथी उसके अंदर घुस गए और उनको अंदर से पूरा अपना कब्जा जमा लिया। और उनको जो चाहिए वही नैरेटिव उन्होंने देश में खड़ा कर दिया। तो इसको अगर हमको इसका मुकाबला करना है, तो इसी तरह से, इसी प्लानिंग के साथ, इसी तरह से सब संस्थाओं को कब्जे में करके अपनी बात रखनी पड़ेगी। और एक बात है कि हम जो बोलने जा रहे हैं वो सच बोलने जा रहे हैं। उन्होंने जो बोला था वो पूरी तरह से सरासर झूठ नैरेटिव उन्होंने थोप दिया था। तो ये सच और झूठ का सामना है, और इसमें अगर सच को विजयी करना है तो हमें बिल्कुल एकजुट होकर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। सच का आंदोलन, ऐसा मैं इसको बोलता हूँ जी। तो सच का आंदोलन करके अगर हम ये लड़ाई लड़ेंगे, तभी हम जीत पाएंगे। जी जी, समझ रही हूँ आपकी बात को सर, समझ रही हूँ। और इसकी सीरियसनेस भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमारे पास इतिहास बोध है, ना स्वयं बोध है, ना शत्रु बोध है, तो हम किस ओर जा रहे हैं सर? टोटल अनाहिलेशन की तरफ जा रहे हैं हम लोग। बढ़ चले हैं उस ओर। और ये जो मेरा दूसरी पुस्तक है वामपंथी दीमक, उसका विषय यही है जी कि वामपंथ का जो नया अवतार है, कल्चरल मार्क्सिज्म, सांस्कृतिक मार्क्सवाद। कुछ उदाहरण देके बताइए सर, तो हम लोग को अच्छी तरह समझ में आएगा। कुछ उदाहरण दीजिए जी। तो जैसे मार्क्स ने जो मार्क्सवाद सामने रखा था जी, उसका ये कहना था कि समाज को, वामपंथ का मूल विचार यह है कि समाज को अलग अलग गुटों में विभाजित करो, उनके बीच में संघर्ष भड़कते रहना चाहिए। संघर्ष से अराजकता निर्माण हो, अराजकता से हिंसा और हिंसा से विध्वंस जी। दैट इज इन शॉर्ट द आइडियोलॉजी ऑफ द लेफ्ट। तो ये संघर्ष का जो आधार था वो पहले मार्क्सवाद में, क्लासिकल मार्क्सवाद जैसे बोलते हैं, उसमें वो आधार था आर्थिक, जैसे पूंजीपति बनाम मजदूर। बट ये आर्थिक आधार पे जो उन्होंने नैरेटिव चलाया, वो ज्यादा उसे सक्सेस नहीं मिला, स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्री, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, फ्रांस, इसमें इसे स्वीकृति नहीं मिली। तो उन्होंने एक नया सिद्धांत रखा। उन्होंने कहा कि
हम संघर्ष का जो आधार है वो आर्थिक आधार से सांस्कृतिक आधार पर ले जाएंगे। और ये संघर्ष बिंदु जो है सिर्फ गरीब बनाम अमीर, उसकी जगह कई सारे संघर्ष बिंदु उन्होंने पैदा कर दिए। जैसे एक संघर्ष बिंदु है रेस। तो पश्चिम में वो बोलते हैं कि गौरवर्णीय लोग बनाम अफ्रीका से आए हुए जो काले लोग। भारत में वो बोलते हैं कि आर्य बनाम द्रविड़। तो ये रेस के आधार पर संघर्ष होती है। दूसरा लैंग्वेज के आधार पर हो सकता है, सेक्स के आधार पर हो सकता है, मेन वर्सेस वीमेन। तो एक संघर्ष बिंदु की जगह कई सारे संघर्ष बिंदु, और उनका अभी आक्रमण जो है वो आक्रमण है संस्कृति के ऊपर। तो हर देश की जो प्रमुख सांस्कृतिक धारा है जी जैसे पश्चिम की प्रमुख सांस्कृतिक धारा है क्रिश्चियनिटी, जी भारत की प्रमुख सांस्कृतिक धारा है हिंदू संस्कृति। जी तो उस धारा को खत्म करना है, उस धारा का पूरी तरह से विध्वंस करना है। ये जब धारा खत्म हो जाएगी जी तो वो पूरा समाज कोलैप्स हो जाएगा। क्योंकि समाज किस आधार पर खड़ा रहता है, वो संस्कृति के आधार पर खड़ा रहता है। जी तो इन्होंने ये बिल्कुल सोच समझ के ये स्ट्रेटेजी बनाई है कि हमें संस्कृति को खत्म करना है, हर देश की प्रमुख सांस्कृतिक धारा को खत्म करना है। और इसके लिए जो इंस्टीट्यूशंस है जो संस्कृति को बल देती है, जैसे फैमिली इंस्टीट्यूशन, रिलीजन, पैट्रियोटिज्म, इनको खत्म करना है। गुरुकुल ये था, मैं नहीं कह रहा हूँ, गुरुकुल लिख के कितना, रखा है। गुरुकुल को समाप्त करने का आधार ही यही है इनका। बिल्कुल। तो वो कुटुंब व्यवस्था जो है, परिवार व्यवस्था जो है, जी परिवार को खत्म करना ये उनका सबसे बड़ा उद्देश्य है। जी क्योंकि संस्कार कहाँ से आते हैं? संस्कार परिवार से आते हैं, जी और संस्कारों में से ही संस्कृति का निर्माण होता है। तो परिवार खत्म करेंगे तो संस्कार खत्म हो जाएंगे, संस्कार खत्म हो जाएंगे तो संस्कृति खत्म हो जाएगी, और संस्कृति खत्म हो जाएंगी तो राष्ट्र खत्म हो जाएगा। जी ये उनका सिद्धांत है। ये सोच समझ के उन्होंने उसके ऊपर बड़े बड़े थीसिस लिखे हैं। ये हम पढ़ते नहीं है इसलिए हमें पता नहीं है। जी और जी अगर हम जी पढ़ेंगे तो पता चलता है कि जब दुनिया में हो रहा है, ये अपने आप नहीं हो रहा है, ये एक साजिश के अंदर हो रहा है। किसी ने सोच समझ के डिसाइड किया है कि हम इस तरह से इन देशों का विध्वंस करेंगे, और ये जब विध्वंस हो जाएगा तो ये सारे देश जो है वो कम्युनिज्म के लिए रेडी हो जाएंगे। तो जोशुआ क्योंकि पहले जो हमने चाहे कोशिश की जोशुआ आर्थिक आधार प्रोजेक्ट, पर कम्युनिज्म लाने की, जोशुआ उसमें तो हम फेल हो प्रोजेक्ट, गए। जी सर, जोशुआ प्रोजेक्ट उठा लीजिए, कोई इतने बड़े बड़े ये क्या, आप कोई भी ले लीजिए। ये अब ये वोकिज्म ने पकड़ा हुआ है सर। थोड़ा वोकिज्म कुछ उदाहरण बिल्कुल। दे के समझाइए सर, कैसे खा रहा है हमारे भारत को दीमक की तरह, अभी कैसे जैसे- चाट रहे हैं। जी अभी देखिए वोकिज्म के अंडर उन्होंने, जैसे मैंने कहा कि परिवार व्यवस्था को खत्म करना है। जी तो इसे कैसे खत्म करना है? तो इन्होंने 4 उसके लिए स्ट्रेटेजीज बनाए। एक है अतिरेकी व्यक्तिवाद। तो हर व्यक्ति ने सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए, परिवार के बारे में नहीं सोचना है, देश के समाज के बारे में नहीं सोचना है। मुझे क्या चाहिए वो मुझे मिलना चाहिए, बस बाकी सब जाए भाड़ में। इसको बोलते हैं व्यक्तिवाद। और ये व्यक्तिवाद को हद के बाहर महत्व दिया गया है, सोच समझ के दिया गया है। तो इसलिए अब क्या होता है कि परिवार टूटते जा रहे हैं। किसी बेटे की शादी होती है, वो बोलता है मुझे माँ बाप के साथ नहीं रहना है। फिर कुछ वर्षों के बाद पति और पत्नी बोलते हैं हम एक दूसरे के साथ नहीं रहना है। तो एक घर के 2 घर, 3 घर, 4 घर बन जाते हैं। तो यह है व्यक्तिवाद, जिसको संक्षेप में बता रहा हूँ। दूसरा है जो स्त्रीवाद है। स्त्रीवाद को विकृत स्वरूप दिया गया है, फेमिनिज्म जिसे बोलते हैं। तो फेमिनिज्म पहले अमेरिका में शुरू हुआ, वो बिल्कुल सही मांगों के लिए शुरू हुआ, क्योंकि अमेरिका में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं, मतदान का भी अधिकार नहीं, चर्च में भी उन्हें समानता नहीं। तो उन्होंने सही मांगों के लिए शुरू किया, बट फिर कम्युनिस्ट उसमें कूद गए और उसे पूरी तरह से विकृत स्वरूप दे दिया। तो महिला और पति और पत्नी अगर एक दूसरे का अपना शत्रु मानेंगे तो परिवार व्यवस्था कैसे बनी रहेगी? तो ये दूसरा उनका आइडिया है।
तीसरा है सेक्सुअल रिवॉल्यूशन, मतलब सेक्सुअलिटी जो है उसे उसके ऊपर कोई बंधन नहीं होना चाहिए। ये भी एक सिद्धांत के रूप में उन्होंने रखा है, मतलब इसके ऊपर भी उन्होंने कई सारे ग्रंथ लिखे हैं कि सेक्सुअलिटी के ऊपर अगर हम बंधन हटा देंगे तो पूरी दुनिया में शांति और आनंद फैलेगा, ऐसा उनका मानना था। और कई लोग जो कम्युनिस्ट नहीं थे वो भी इस झांसे में आ गए, और आज कुछ दशकों के बाद वो बोल रहे हैं कि नहीं, हम गलत थे, इससे कोई शांति नहीं फैली है, इससे केवल विकृतियां फैली, बट जो नुकसान होना था वो हो चुका है। और ये सभी बातें भारत में दिखती हुई हमें दिखती है कि भारत में ये सभी बातें इम्प्लीमेंट हो रही है। अतिरेकी व्यक्तिवाद इम्प्लीमेंट हो रहा है, स्त्रीवाद का की विकृतियां हमारे यहाँ फैल रही है। तीसरा, ये जो लैंगिकता का अतिरेक है ये भी फैलाया जा रहा है। और चौथा बहुत खतरनाक जो है वो है ट्रांसजेंडरिज्म। तो ट्रांसजेंडरिज्म को बहुत बड़े लेवल पे ये प्रमोट करते हैं। तो नेचुरल स्टेट में ट्रांसजेंडरिज्म जो होता है वो 0.02% केसेस में सिर्फ नेचुरली प्रेजेंट रहता है, बट इसका बिल्कुल सेल्समैनशिप करते हैं, इसका मार्केटिंग करते हैं एज इफ ट्रांसजेंडर होना ये बहुत अच्छी बात है, इट्स अ वेरी कूल थिंग, इस तरीके से उसे पेश किया जाता है। और मैंने मेरी पुस्तक में उसके कई परसेंटेजेस भी दिए हैं। 1500%, 2000% ग्रोथ इन पीपल हु आर डिक्लेयरिंग देमसेल्व्स एज ट्रांसजेंडर, ऐसा पश्चिम में हो रहा है। और भारत में भी ये बहुत जल्दी, बहुत ही तेजी से ये बढ़ रहा है। तो जो नेचुरली ट्रांसजेंडर्स है उनके साथ आप कोई अन्याय मत करो, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन मत करो, ये सही है। लेकिन जो ट्रांसजेंडर असली में वो भावना है उनमें नहीं है, वो भी उनमें पैदा करना, तो ये बहुत ही गलत बात है। और इसमें वो क्या प्रचार कर रहे हैं कि ये जो हमें जो लिंग मिला है ये साइंटिफिक नहीं है, ये बायोलॉजिकल नहीं है। वो बोलते हैं कि दिस हैज बीन गिवन टू यू बाय द सोसाइटी। आप समझिए कितना घातक है ये प्रचार। मतलब मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, दिस इज नॉट अ बायोलॉजिकल रियलिटी, बहुत बट इट हैज बीन गिवन टू यू बाय द सोसाइटी, इट्स अ कल्चरल कंस्ट्रक्ट, ऐसा वो बोलते हैं। इलॉन मस्क ने तो और इसको हाईलाइट भी किया है, उनका तो एक पुत्र यही इसी में चला भी गया, उनका बिल्कुल, यंग सन। जी आप समझिए, मैं थोड़ा आपको इसकी भयानकता बताता हूँ। जी सर। कि उनका ये कहना है कि 3 या 4 साल की उम्र में ही बच्चों को पता चलता है कि मुझे जो जेंडर दिया गया है समाज की तरफ से वो मुझे चाहिए कि नहीं। तो ये कहते हैं कि प्री स्कूल में, प्री प्राइमरी लेवल पे बच्चों को जाके बताना चाहिए कि आपको जो जेंडर दिया गया है वो अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको बदल सकते हो। और फिर 10-12 साल की उम्र में अगर कोई लड़की बोलती है कि नहीं मुझे लड़का बनना है, तो वो सर्जरी करके, हार्मोन्स ट्रीटमेंट लेके अपने आप को वो खुद लड़का बन सकती है। और इसके लिए उसे पेरेंट्स की परमिशन की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज अगर पेरेंट्स उसको रोकेंगे तो वो उसकी ट्रांसजेंडर राइट्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं, ऐसा माना जाता है। और ये सब बातें जो है ये वो बहुत आकर्षक मुखौटों के पीछे की जाती है। मतलब इंक्लूसिविटी ऐसा बोला जाता है कि ट्रांसजेंडर शुड आल्सो बी इंक्लूडेड इन द मेनस्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट इन मुखौटों के पीछे जो चेहरा है वो चेहरा कितना भयानक है, क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य है कि देश की फैमिली को खत्म करना है, परिवार को खत्म करना है। वो अभी कहा तो ना सर आपसे, पति-पत्नी में झगड़े लगाओ। रीढ़ की हड्डी तोड़ पे कुठाराघात, रीढ़ की हड्डी तोड़ दो, बिल्कुल। और आप देखिए जो हमारे जो जुडिशरी से भी एक से एक ऐसे बेहतरीन फैसले आते हैं कि उनकी तारीफ में क्या कहूँ, क्योंकि वो भी तो सोसाइटी का ही पार्ट है। उन्होंने भी तो वही एजुकेशन पाई है जो हम लोगों ने पाई है। एग्जैक्टली, ये पूरा सिस्टमिक सड़ा हुआ है जी, सड़ाया गया है, सड़ा नहीं, सड़ाया गया है। जी 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 जी। एक ही उदाहरण देता हूँ। अभी हम समझते हैं कि ये सब बातें अमेरिका में हो रही है तो हमारा क्या लेना देना है उससे जी। लेकिन पुणे की, जहाँ मैं रहता हूँ पुणे में, वहाँ के एक स्कूल में जी, प्री प्राइमरी स्कूल में कुछ जो अपने आप को एनजीओ कहते हैं, ऐसे कुछ लोग आए
और उन्होंने उनको बताया कि आपको अगर किसी लड़की को लड़का बनना है तो आप बन सकती है। आप सोचिए, 4-5 साल के बच्चों को ये बताया जा रहा है, भारत में, पुणे में बताया जा रहा है, बन सकती है। और अगर आपको बनना है तो आप पेरेंट्स में से बात मत कीजिए, आप हमें फोन कीजिए। ऐसा करके उनको अपने अपने कार्ड्स उन्होंने पकड़ा दिए हैं। तो जो हम सोचते हैं कि ये हमसे बहुत दूर हो रहा है, ऐसा नहीं है, ये हमारे नजदीक आ चुका है। तो इसे रोकना और बहुत किसी जरूरी और कोई कोई हमने कोई प्रतिबंध नहीं है सर। कोई भी सही दिशा में, आई डोंट नो कौन सी मिनिस्ट्री क्या काम कर रही है, सही दिशा में चल भी रही है या नहीं चल रही है। कोई हम लोग एक से एक बढ़िया बढ़िया सीरियल, बढ़िया बढ़िया कंटेंट आ रहा है। करेक्ट। उसको ओटीटी पूरे इनके हाथ में है, जी पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इनके हाथ में है, मीडिया इनके हाथ में है। क्योंकि ये बहुत आकर्षक मुखौटों के पीछे, कई लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि ये क्या हो रहा है। जी उनको लगता है कि सचमुच ये सामाजिक न्याय के लिए लड़ रही है, ये इक्वालिटी के लिए लड़ रही है, ये इंक्लूसिविटी के लिए लड़ रही है, मल्टीकल्चरलिज्म के नाम बहुत अच्छे होते हैं, मुखौटे बहुत आकर्षक होते हैं, लेकिन इसके पीछे का इनका उद्देश्य जो है वो समाज को ध्वस्त करना है, पूरी मानवीय सभ्यता को ध्वस्त करना है। ये क्योंकि खुलेआम ये बोलते हैं कि हम मानवीय सभ्यता जो है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करेंगे और क्लीन स्लेट के ऊपर हम एक नए मानव का और नए समाज का निर्माण करेंगे। ये भी सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज तक जब भी इन्हें मौका मिला तो कोई भी नया निर्माण करने की क्षमता आज तक इन्होंने दिखाई नहीं है। इन्होंने केवल अराजक और विध्वंस का निर्माण किया है। तो इसीलिए हमें बहुत we have to be very cautious। जी जी। तो अभिजीत जी, चलते चलते आपसे एक अंतिम प्रश्न यही पूछूंगी आज के एपिसोड में जी, कि आपको आने वाला जो समय है वो आपको कैसा दिख रहा है, और जो ये कलेक्टिव आप जो कह रहे हैं एक मुहिम की तरह इसमें आगे बढ़ना होगा, तो क्या ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनसे आप जुड़े हुए हो, कोई इस ओर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या आपको ये कैसा लग रहा है आने वाला समय? कि चुनौतियां तो बहुत है सर, चुनौतियां तो बहुत हैं, और हमको अब हर ओर से, अब तो चारों दिशाओं से भी नहीं कहेंगे, हम लोगों को तो हर ओर से घेरा जा रहा है। ये बात हम परिवार की, और ये जो न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, ये बहुत कष्टदायी है। और आने वाले समय में सर ना कोई मौसा ना मौसी ना ये सब रिश्ते ही नहीं रह जाएंगे। जब एक एक बच्चा ही होगा और वो अलग रहेगा तो ये सब रिश्ते भी नहीं रह जाएंगे, मामा चाचा ताऊ, ये रिश्ते ही नहीं होंगे ये। तो सर ये आने वाला समय, फिर से दोहरा देती हूँ, ये आने वाला समय आपको कैसा लग रहा है, एक? और दूसरा, क्या ऐसे कोई संस्थान हैं जो इस ओर कार्य कर रहे हों, तेज़ी से कर रहे हों, और हम लोग अपना योगदान कर सके, हम लोग जुड़े, हमारे जो लिसनर्स हैं वो जुड़ सके अपना योगदान? तो सबको ही योगदान देना होगा, ये बहुत बड़ा, इस महायज्ञ में सबको आहुति देनी होगी। आने वाले समय में मेरा ये मानना है कि ये युद्ध होगा संस्कृति को बचाने के लिए, क्योंकि अभी जो मूल अटैक हो रहा है, आक्रमण हो रहा है, वो संस्कृति के ऊपर हो रहा है। जी। जो भी पूरी दुनिया पे अपना कब्जा करना चाहता है, कोई भी निरंकुशतावादी शक्ति है, टोटलिटेरियन पावर हम जिसे बोलते हैं, उनका यही मानना है कि अलग अलग कल्चर जो है वो सब खत्म होने चाहिए, ताकि लोग अपनी अलगता प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। सब लोग एक जैसे बन जाएंगे तो उन्हें अपने कब्जे में लेना आसान हो जाएगा। तो दे वांट टू एंड द इंडिविजुअल कल्चर्स। और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ने पूरी दुनिया के जो इंडिजिनस फेथ्स हम जिसे बोलते हैं, वो बहुत बड़ी मात्रा में उन्हें खत्म किया है। एक ही संस्कृति है जो वो खत्म नहीं कर पाए, कोई भी खत्म नहीं कर पाया, और वो है हिंदू संस्कृति या भारतीय संस्कृति। जी। तो इसे हटाना, इसे तोड़ना, इसका विध्वंस करना, ये इन सभी शक्तियों का अभी मूल उद्देश्य है, मेन टारगेट जी इज टू डिस्ट्रॉय हिंदुइज्म, डिस्ट्रॉय भारतीय कल्चर। तो ये अटैक है हमारे कल्चर के ऊपर, हमारे संस्कृति के ऊपर, और इसीलिए हमें पूरी ताकत से इसमें उतरना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है।
और संस्कृति को का रक्षण करना, संस्कृति को का पुनरुत्थान करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। मतलब आजकल क्या हो गया है कि हमारे लोग जो है वो अपने करियर में बिजी हो जाते हैं, पैसा कमाने में उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। वो अच्छी बात है, मैं गलत कुछ नहीं है, हर एक ने अपना प्रोग्रेस का ख्याल तो रखना ही चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो हमारा करियर क्या रहेगा? एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस पहुंच गया मैटर सर। एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस तक हम पहुंच गए तो हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी, तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और बांग्लादेश में जो बिलियनियर था तो हम कहाँ से कौन से करियर करेंगे? जी, और बांग्लादेश में जो बिलियनियर हिंदू था तो उसको तो किस तरह से क्या बताएं? Exactly. जी एग्जैक्टली तो उसका तो कोई धन कुछ नहीं कर पाया। आने वाले समय का चित्र। जी सर, कोई भी धन कुछ नहीं कर पाया। जी कुछ नहीं, नथिंग कैन प्रोटेक्ट यू। जी, ओनली योर कल्चर कैन प्रोटेक्ट यू, ओनली योर फैमिली, योर सोसाइटी कैन प्रोटेक्ट यू। जी, तो उसे प्रोटेक्ट करना, उसका पुनरुत्थान करना। तो भारत का मूल आधार, हमारी मूल शक्ति है हमारी संस्कृति। जी, बाकी सब सिविलाइजेशन खत्म हो गई, इजिप्शियन खत्म हो गया, मेसोपोटामियन खत्म हो गया, मायन सिविलाइजेशन खत्म हो गया, केवल हम बचे हुए हैं क्योंकि हमारी संस्कृति बहुत शक्तिशाली है। हमारी संस्कृति में बहुत ज्यादा ताकत है, उसको पुनर्जागरण करना होगा। इसीलिए हम सबके टारगेट पे आ गए। जी, पूरी दुनिया हमको खत्म करना चाहती है, तो हमें तो अभी एक होकर इसका मुकाबला करना ही पड़ेगा। जी 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 और इसीलिए जो इतिहास में भ्रांतियां फैलाई गई है वो दूर करना जरूरी है। जी सर, क्योंकि आर्यन वर्सेस द्रविडियन, ये झगड़ा खत्म करना चाहिए, क्योंकि ये मूल डिवीजन है ही नहीं, हमारे परंपरा में कहीं नहीं है। हमें गलत तरीके से इतिहास सिखा के ये हमारे दिमाग में डाला गया है। जी जी, आदिवासी हमसे अलग नहीं है, उच्च नीच जातियां ये भी वास्तव नहीं है। ये सब गलत हिस्ट्री सिखाकर हमें ऐसा सोचने पे मजबूर किया गया। परमानेंट गिल्ट ट्रिप पे डाल दिया ना सर, परमानेंट गिल्ट ट्रिप पे डाल दिया। और ये और प्राइड, गौरव की अनुभूति ही ना हो, प्राइड ही छीन लिया। तो आपने बहुत अच्छा एक विषय आपने बताया जी कि इनकी स्ट्रेटेजी यही होती है कि समाज के आधे हिस्से पर गिल्ट थोप दो जी, और बाकी आधे हिस्से पर विक्टिम मूड थोप दो। जी, तो उन्हें ये बताया जाता है कि आप विक्टिम हो, बलि की मानसिकता में बोल सकता हूँ, विक्टिम मूड। जी, तो इसमें से आप वो लोग नहीं निकल पाते हैं, आधे लोग गिल्ट से नहीं निकल पाते हैं जी, और फिर पूरा समाज बिल्कुल दुबला हो जाता है। जी, लाचार हो जाता है, बिल्कुल जी जी। अभिजीत सर, आज आप कार्यक्रम से जुड़े, आपने इतने गहन सब्जेक्ट्स पे आपने अपने विचार व्यक्त किए, बहुत बहुत आपको आभार व्यक्त करती हूँ। और यही आपसे प्रार्थना करूँगी, कार्यक्रम से जुड़े रहिए। और अब आपसे जो पुस्तकें हैं उनके हम लोग डीपर डिस्कशन में चलेंगे सर। जरूर जी, मुझे भी बहुत आनंद हुआ, बहुत खुशी हुई, आपसे बात करके बहुत मजा आया। जी सर, तो मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। जी जी, अवश्य सर, अवश्य। जय श्री राम सर, हर हर महादेव। जय श्री राम, नमस्ते। नमस्ते।